ये है कौन? एक टॉप लेवल गेमर जो कि बहुत टैलेंटेड है। एक दिन वो एक गेम खेलते हुए एक लड़की से मिला जिसका नाम है फ्लोना। फ्लोना कौन से एक फेवर मांगने के लिए आई थी। अब अगर ये बवाल किसी के भी पास मदद मांगने जाएगा तो आदमी कैसे ही मना करे। बेचारा हमारा कौन भी यहीं फिसल गया। वो उसके पास बैठा और उससे बातचीत करने लगा और बातचीत करते करते कौन ने उसे बताया कि वो एक जिम्मेदार इंसान है, सिर्फ गेम्स में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी। ये बात सुनते ही फ्लोना ने जल्दी से अपनी बात कौन के सामने रख दी कि मैं जो फेवर मांगना चाहती हूँ वो असल जिंदगी में ही है। अब ये बात सुनते ही कौन बहुत एक्साइटेड और खुश हो गया क्योंकि लगभग पिछले 20 सालों से कौन बिल्कुल सिंगल था और अब वो एक्सपीरियंस लेना चाहता था कि अगर जिंदगी में गर्लफ्रेंड आ गई तो जिंदगी कैसी चलती है। इधर फ्लोना को लगता है कि कौन उसकी मदद कर पाएगा क्योंकि अगर वो कर पाया तो फ्लोना कुछ बहुत ही कीमती चीज त्यागने को तैयार है। तभी कौन एक्साइटेड होकर पूछता है कि बताओ तुम कहाँ मिलना चाहोगी। जवाब में फ्लोना कहती है कि हम जल्द ही मिलेंगे। तभी अचानक से कौन दूसरी दुनिया में जा गिरता है जहाँ कुछ तलवारबाज एक मिशन पर एक भागती हुई राजकुमारी की रक्षा कर रहे हैं, जहाँ पर 2 बड़े बड़े टैंक उनका पीछा कर रहे होते हैं जिसमें से कुछ सिपाही निकलते हैं और वो एक ग्रुप में आकर सभी को घेर लेते हैं। लेकिन वो सभी तलवारबाज उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि राजकुमारी की रक्षा करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन दुश्मन के कमांडर ने सभी तलवारबाजों को एक एक करके मौत के घाट सुला दिया। इधर दुश्मन का कमांडर पहले से ही जानता है कि तलवारबाज का नाम लेन है और लेन की इज्जत करते हुए वो उसे जिंदा छोड़ सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है और शर्त ये है कि उसे राजकुमारी को उनके हाथों में सौंपना होगा। लेन इस शर्त के लिए साफ इनकार कर देता है और दुश्मन से आमना सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी अचानक से कौन और उसकी कुर्सी सीधा दुश्मन कमांडर के सर पर आकर गिरती है। बूम! तभी लेन राजकुमारी को वहां से तेजी से ले जाने लगता है, लेकिन हमारी राजकुमारी चाहती है कि लेन कौन को भी बचाए। बस फिर क्या था, राजकुमारी का आदेश था, टाल तो सकता नहीं था। वो पीछे पलटकर रस्सी फेंकता है और कौन को अपने साथ खींच लेता है और वो तीनों एक ही झटके में गायब हो जाते हैं। अब इधर कौन से लगातार पूछा जाता है कि भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन कौन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि वो तो खुद जानना चाहता था कि वो कहां पर आ गया है और ये कौन सी जगह है। तभी उसे एक अनजाना सा नाम सुनाई देता है, जिसके बाद वो सोचता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है और उसके इस सपने को यकीन में बदलने के लिए एक छोटी सी लड़की वहां पर आ गई और उसे जोर से एक मुक्का मारती है। अब समझे, ये कोई सपना नहीं है। कौन को अब गुस्सा आ गया, वो पलटकर मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में लेन आ जाता है और वो कौन को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, क्योंकि वो छोटी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी पीरिया है। राजकुमारी और ये कौन के मन में ये सवाल आया। कौन को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये छोटी सी चिमकांडी लड़की राजकुमारी है। उसे तो पास खड़ी ये दूसरी अप्सरा ज्यादा राजकुमारी जैसी लग रही थी, लेकिन वो दूसरी लड़की मारिया है जो कि राजकुमारी की मेड है। वो फ्लर्ट करते हुए उसके करीब गया तो मारिया ने बताया कि वो असल में लड़की है ही नहीं, जिसके बाद उसने कौन का हाथ अपने डिंग डोंग पे लगवा दिया। ओ तेरी सलवार में तलवार। इस धोखे के बाद तो अब कौन की जीने की इच्छा ही खत्म हो रही थी। कौन अब एक बहुत ही उलझी हुई सिचुएशन में फंस गया था। उधर वहीं दूसरी तरफ नीले बालों वाला आदमी जिसे हमने पहले देखा था वो वापस लौटता है, जहां वो अपने कमांडर को रिपोर्ट देता है कि उनका मिशन कैसे फेल हुआ और वो मिशन फेल होने का सारा इल्जाम उसके सर पर किसी अजनबी के गिरने पर डालता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर मैं चौकन्ना रहता तो मैं कभी हारता ही नहीं। इधर कमांडर को उसकी बातों से ज्यादा ये आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने नीले बालों वाले आदमी को चकमा दे दिया। इसी समय दूसरी तरफ कौन को पता लगता है कि लेन राजकुमारी को पड़ोस के देश में विवाह करने के लिए लेके जा रहा है ताकि उन दोनों देशों में दोस्ती का हाथ बढ़ सके, यानी कि गठबंधन हो सके। अब कौन को लग रहा था कि राजकुमारी उससे बड़ी होगी, लेकिन ये छोटी सी लड़की सिर्फ 8 साल की है। बाल विवाह कौन इसे गैर कानूनी मानता है, मगर राजकुमारी का कहना था कि उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो लोग कौन का एहसान चुकाने के लिए उसके लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए कौन फैसला करता है कि वो उनसे नए जूते लेगा। फिर वो सब एक कस्बे में पहुंचे जहां वो सब लोग मिलकर कौन के लिए जूते खरीदने लगते हैं, लेकिन वो सभी लोग उसके लिए अजीब और गरीब से जूते पसंद करने लगते हैं, इसीलिए वो सबकी पसंद से हटके महंगे जूते चुन लेता है। ये कैसे जहरीले जूते है बे? तभी अचानक लेन को महसूस होता है कि कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। लेन ने कौन को तैयार रहने का इशारा किया,
इशारा मिलते ही वो लोग एक गली में पहुंचे, लेकिन तभी दुश्मनों की फौज वहां आ गई और उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन लेन और मारिया को उन दुश्मनों का सामना करना पड़ा, जबकि कौन पीछे रहकर राजकुमारी की रक्षा करता रहा। इसके बाद वो सभी लेन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और शहर के अंडरग्राउंड सीवरेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हालांकि वहां का इलाका काफी अजीब था, क्योंकि वहां पर कोई पहरा नहीं था और ना ही कोई सैनिक। कौन ने सोचा कि कोई है तो है नहीं, कौन टाइम बर्बाद करे, इसलिए वो बाहर निकला और उसने आसपास देखा कि जब कोई है नहीं तो उसने सबको इशारा करके बाहर बुला लिया। लेकिन जैसे ही वो सभी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दुश्मन कमांडर उनके सामने खड़ा है, जिसका नाम है एरिक। और एरिक उस आदमी से ज्यादा ताकतवर है जिसे कौन ने पहले गिराया था। अब मारिया और लेन एरिक का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे और एरिक भी उन दोनों से निपटने के लिए अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार से लेन और मारिया को गिरा देता है। इसके बाद कौन लड़ने के लिए जाता है, लेकिन कौन भी उसकी तलवार से जख्मी होकर गिर गया। कौन को ऐसे नीचे गिरा देखकर एरिक बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि कौन थोड़ा तो ताकतवर होगा, पर वो तो एक ही वार से नीचे गिर गया। अब एरिक राजकुमारी के करीब जाने लगता है, लेकिन तभी हमारा हीरो धीरे धीरे उठने लगता है। कौन के उठने से ये साफ पता चल रहा था कि वो हार मानने को तैयार नहीं है। एरिक उसके इस हौसले को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हुआ, इसलिए वो अब और भी ज्यादा ताकतवर वार करने की सोचता है। और जैसे ही एरिक वार करने लगता है तभी कौन पास आकर सीधा उसके गोटों पर जोरदार लात मारता है। अब गोटों पर लात लगने के बाद एरिक वहीं पर बेहोश हो गया और एरिक के बेहोश होते ही वो सभी लोग वहां से निकल गए। इधर लेन को हैरानी ये थी कि कौन ने इतने ताकतवर एरिक को कैसे हरा दिया, पर कौन को ये बिल्कुल नॉर्मल लगा। और तो और उसने एरिक की शानदार तलवार भी चुरा ली थी ताकि वो तलवार उसके आगे काम आ सके। कौन की बहादुरी को देखते हुए राजकुमार पीरिया ये फैसला करती है कि अब से कौन उसका शूरवीर नाइट होगा और राजकुमारी के मुताबिक कौन इसे इनकार नहीं कर सकता। अगर कौन हाँ करता है तो लेन भी कौन को सब कुछ सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन कौन किसी भी हालत में उस छोटी सी बच्ची का सेवक बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और फिर कुछ दिनों बाद एरिक को होश आया और उसे याद आया कि कैसे कौन ने उसके गोटों पर जोरदार लात मारी थी। तभी एरिक के कमरे में एक डॉक्टर ने एंट्री ली और उसने एरिक को एक बुरी खबर दी। खबर ये थी कि एरिक का एक गोटा निकालना पड़ा और अब एरिक के पास सिर्फ एक ही रतन बचा है। इस खबर को सुनने के बाद एरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उस दिन उसने कौन से बदला लेने की कसम खाई। उधर कौन अब भी राजकुमारी का सेवक बनने से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि वो किसी का भी सेवक नहीं बनना चाहता, फिर वो आदेश चाहे किसी का भी क्यों ना हो। कौन का मकसद सिर्फ ये था कि उसे अपने पुराने संसार में वापस लौटने का रास्ता ढूंढना है, बस किसी भी हालत में। लेकिन लेन का कहना था कि उसके पास कोई सुराग तो है नहीं, इसलिए फिलहाल तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा। मगर राजकुमारी तो ये चाहती थी कि कौन उसकी सेवा करे और बदले में वो उसके खाने पीने और कपड़ों का अच्छा बंदोबस्त कर देगी। लेकिन कौन फिर भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी खुद की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसके बाद कौन वहां से निकलने लगा और किसी ने भी उसे रोका तक नहीं, क्योंकि लेन चाहता था कि वो लोग जल्द से जल्द राजधानी की ओर बढ़े और किसी भी तरह दुश्मनों से बचकर रहे। फिर हम देखते हैं कि एरिक फिर से अपनी सेना के साथ लौट आया है। सबको लगता है कि एरिक की हार गलत तरीके से किए गए वार का नतीजा है, लेकिन जितना एरिक अपने साथियों की बात सुनता जा रहा था उतना उसका चेहरा सूखता जा रहा था। उन सब की बातों को नजरअंदाज करते हुए जब एरिक जाने लगा तो सभी ने उसकी चाल देखी। बेचारा एरिक एक तरफ लटकते हुए सा चल रहा था, जिसे देखकर सब लोग अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। फिर हम वापस कौन की तरफ आते हैं, जहां कौन नदी के किनारे बैठकर म्यूजिक सुन रहा था। तभी मारिया कौन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंची, जहां कौन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे लड़का बुलाए या लड़की। दरअसल मारिया चाहती है कि कौन कुछ देर तक उसके साथ चले। मारिया उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ सफर करने में कोई दिक्कत तो नहीं। इसके जवाब में कौन कहता है, मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, मुझे बस किसी का सेवक बनना बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद मारिया उसे कबूतरों के पास ले जाती है, लेकिन ये कबूतर छोटे मोटे कबूतर नहीं बल्कि बहुत बड़े कबूतर थे। मारिया और ज्यादा मदद बुलाना चाहती है ताकि उनके लिए राजधानी तक पहुंचना आसान हो सके। इसी बीच एरिक अपने सीनियर से मिलता है, जहां उसे पता चला कि राजकुमारी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा और कौन से तलवार वापस लेनी होगी। लेकिन एरिक को यह पूरा यकीन था कि कौन तलवार का इस्तेमाल करना नहीं जानता होगा। इधर कौन की नजर तलवारबाजी के दौरान तलवार के ट्रिगर पर गई। उसने देखा कि ट्रिगर के नीचे एक पत्थर लगा है जो ऊर्जा सोख कर आगे बढ़ाता है। उसने ट्रिगर दबाकर तलवार को घुमाया,
लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं लगा। कौन जानता है कि ये पत्थर काफी कीमती होगा, इसलिए वो उसे निकाल कर बेच देना चाहता है। इतने में वहाँ राजकुमारी आई और वो कौन से थोड़ी देर के लिए साथ चलने के लिए कहती है। वो दोनों एक वॉच टावर पर चढ़ते हैं, जहाँ राजकुमारी उसे वो खूबसूरत नजारा दिखाती है जिसकी रक्षा वो कर रही है। वो उसे बताती है कि अगर वो शादी में हिस्सा नहीं लेगी तो युद्ध छिड़ने की बहुत संभावना है, इसीलिए वो अपनी ये जवानी कुर्बान करके दुनिया की सुरक्षा चाहती है। वो चाहती है कि कौन उसकी मदद करता रहे, लेकिन दिक्कत ये है कि कौन के पास कोई खास शक्ति नहीं है, बल्कि उसने 2 बार जो उसकी जान बचाई थी वो तो बस उसकी किस्मत थी। उसी वक्त एरिक ने एक टैंक लेकर शहर पर हमला कर दिया ताकि कौन उसके सामने आए। वहाँ नीले बालों वाला वो आदमी अब किसी और के साथ मिलकर शहर की गलियों में कौन को ढूंढ रहा होता है। इसी बीच कौन लेन के साथ मिलकर सोचता है कि अगर वो भाग गए तो इस शहर को खतरा होगा। अचानक एक बम उनके कदमों पर गिरता है और वो भागते भागते सीधा एरिक के सामने आ जाते हैं। एरिक ने टैंक की तोप को कौन पर तानते हुए हमला किया, लेकिन पहली बार में निशाना चूक गया और वो गोली उसके सैनिक को लग गई। एरिक को लगा कि वो अपने अनबैलेंस की वजह से चूक गया। वो दूसरी बार फिर से फायर करता है, लेकिन ये क्या, फिर से निशाना चूक गया। इधर लेन फटाफट सारा रास्ता साफ कर देता है ताकि कौन आगे बढ़कर मुकाबला करे। उसे ये यकीन है कि कौन किसी न किसी तरह से उस तलवार का इस्तेमाल कर लेगा। जाग कौन जाग। इसके बाद लेन भागता हुआ टैंक की तरफ बढ़ा। गलियों को चकमा देते हुए उसने टैंक के एक टायर पर तलवार से हमला कर दिया। तभी किसी चमत्कारी रोशनी के साथ तलवार एक्टिव हो जाती है और ये क्या, अचानक से तलवार पत्थर के डंडे में बदल गई। बस फिर क्या था, उसने पूरे गुस्से से डंडे को उठाकर एरिक के टैंक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इधर एरिक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बाहर आकर कौन से आखिरी लड़ाई लड़ी। कौन देखता है कि एरिक के चलने का तरीका उसी लात का नतीजा है जो पिछली बार लगी थी, तो वो चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो जाता है और एरिक के अनबैलेंस के चलते एक बार फिर से उसका वार चूक गया, जिसके बाद कौन ने अपनी हथौड़े जैसी तलवार से एरिक का दूसरा कंचा भी फोड़ दिया, जिससे एरिक वहीं पर बेहोश हो गया। ये सब देखकर एरिक के सैनिकों के गोटे भी मुंह में आ गए और वो अपने बच्चों का ख्याल करते हुए वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कौन और उसके साथी भी वहां से निकल गए और चलते चलते कौन ने ये तय किया कि अगर राजकुमारी का ग्रुप उसके लौटने का कोई रास्ता ढूंढ सकता है तो वो उसकी मदद करता रहेगा। राजकुमारी मान जाती है और उसे राजधानी तक साथ चलने को कहती है, जो अब ज्यादा दूर नहीं है। उन्हें ये पता नहीं था कि कोई लड़की उन्हें दूर से देख रही है। उस लड़की ने अपना उड़ने वाला गिलहरी नुमा चूहा कौन की ओर भेज दिया। कौन सोचता है कि शायद राजधानी पहुंचकर वो घर लौटने का रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ पर उसे कुछ सुराग मिल सकते हैं। कौन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि इसी दौरान उन्हें वो उड़ने वाला गिलहरी चूहा दिखाई देता है। लेन और मारिया को तो वो बहुत ही प्यारा लगा। अरे चूहे, और उन दोनों ने उसे पालने का सोचा, लेकिन कौन ने उन्हें तुरंत मना कर दिया, क्योंकि जंगली जानवरों को जंगलों में रहना चाहिए ताकि वो जीवित रह सके और मजबूत बन सके। वो उन्हें रोकने के लिए कई बहाने बनाता है और फिर उस जानवर को भगा देता है। देर रात जब कौन सो रहा था, तभी वो जानवर उसके कमरे में आ गया। सुबह उठते ही वो उसे देखकर चिल्लाने लगा, चूहा, और उसे भगाने की कोशिश करने लगा। हट भाग यहाँ से। लेकिन मारिया ने उसे अपने हाथों में उठा लिया और किसी भी कीमत पर उसे पालने का फैसला कर लिया, चाहे कौन माने या ना माने। कौन उसे डराने के लिए बताता है कि इसे साथ रखने से तुम्हारी सारी सुंदरता गायब हो जाएगी, लेकिन मारिया फिर भी नहीं मानी। बाद में लेन ने भी उसे एक पुराना किस्सा सुनाया जिसमें एक महान योद्धा बिल्लियों को बहुत पसंद करता है। कुल मिलाकर बात ये थी कि लेन भी उस जानवर को रखने के हक में हो गया और राजकुमारी का समर्थन होने से कौन सख्त विरोध करता हुआ भी हार जाता है और फिर वो उसे साथ रख लेते हैं। इसके बाद कौन हथियारों की दुकान में जाकर कुछ शिकार का सामान लेने लगा ताकि वो उस चूहे की गेम बजा सके। तभी लेन उससे पूछता है कि वो ये क्या करने जा रहा है, तो कौन बस इतना कहता है कि मैं बस थोड़ा शिकार करना चाहता हूँ। फिर वो जाल लेकर कमरे में घुस गया और उस जानवर को ढूंढने लगा कि तभी उसने देखा कि वहाँ मारिया बंदूक ताने खड़ी है और वो उससे पूछने लगी कि उसका क्या इरादा है। अगली बार उसने जहर वाला दाव लगाया, लेकिन इस बार उसे राजकुमारी ने पकड़ लिया। उसने बड़े ही तीखी आवाज में उससे कहा कि अगर ये जहर नहीं है तो पहले तुम खुद इसका स्वाद चखो। कौन के इस नए कांड से परेशान होकर आखिरकार राजकुमारी सबको बुलाकर पूछती है कि कौन आखिर इस चूहे से इतनी नफरत क्यों करता है। पहले तो उसने बोला कि उसे पालतू जानवरों से सख्त एलर्जी है, लेकिन जब सबने देखा कि वो उसके पास बैठने पर भी छींका नहीं तो वो सभी चिल्लाए, अरे अब तो सच बोल दे। तब कौन ने अपनी असली कहानी बताई। बचपन में बारिश वाले दिन उसने 2 बेसहारा बिल्लियों को घर लाकर पाला।
पहले तो सबको ऐसा लगा कि कहीं वो मर गई होगी या फिर परिवार ने मना किया होगा, जैसे सभी के परिवार मना करते ही हैं, या फिर कुछ और दुखद हुआ होगा। पर सच तो ये था कि वो उन्हें बहुत दिनों तक पालता रहा, फिर भी उसे उनसे कोई अपनापन महसूस नहीं हुआ और उसे उनसे नफरत हो गई। अब सबको लगा कि यही मौका है कि ये गिलहरी जैसा दिखने वाला चूहा ही कौन का नजरिया बदल सकेगा। बस फिर क्या था, कौन मान गया और वो कहता है कि वो कोशिश तो करेगा पर पक्का नहीं है। उसने चूहे के साथ सुलह करने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, चूहे ने उसे तुरंत काट लिया। आई आई आई, जिससे कौन को गुस्सा आ गया और उसने हथौड़ा उठाकर तुरंत उस पर हमला कर दिया। शर्त यह है कि अगर जानवर हार जाए तो उसे गायब होना पड़ेगा और अगर कौन हार गया तब भी जानवर को जाना ही पड़ेगा। लेन और मारिया चाहते हैं कि वो इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा कदम ना उठाए और कुछ सही शर्तें रखे। इसके बाद आखिरकार वो मान जाता है कि अगर ये जानवर जीत गया तो वो साथ रह सकता है। कौन हथौड़ा चलाता रहा और फर्श को तोड़ता रहा, लेकिन सब उसे शांत होने को कहते हैं। कौन शांत हो जा, शांत हो जा, मगर वो किसी की नहीं सुनता। इसके बाद वो पिलपिला चूहा उसके ऊपर झपटा और उसके मुंह को खरोच देता है। कौन लगातार वार करता रहा पर एक भी निशाना ठीक से नहीं लगा और आखिरकार उसने उसे कोने में घेर ही लिया। लेकिन तभी उस पिलपिले चूहे ने ऊपर कूदकर कौन के चेहरे पर एक जोर की लात मारी और कौन वहीं पर बेहोश हो गया। बस फिर क्या था, कौन हार गया और आखिरकार कौन को ये मानना पड़ा कि ये पिलपिला चूहा अब उनके साथ रहेगा। लेकिन उसने फिर भी कसम खाई कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर भी इसे मार डालूंगा। इसके बाद का भी सफर कोई बहुत आसान नहीं रहा, क्योंकि चूहे और कौन में लगातार तकरार होती रही। अब सब सोचते हैं कि इस गिलहरी चूहे का कोई ना कोई नाम तो रख देना चाहिए, तो सभी अजीबोगरीब नाम सुझाने लगते हैं। लेकिन कौन कहता है कि नाम छोटा होना चाहिए जो फटाफट से जुबान पर आ जाए, और अगर कोई ठीक नाम नहीं मिला तो हम इसका नाम थूक रख देंगे। उधर एरिक अपने नीले बालों वाले साथी के साथ वापिस अपने मेंशन में पहुंचता है, जहां पर एरिक की मंगेतर उससे मिली और ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई कि एरिक को युद्ध में बदनाम होना पड़ा। और अगर उसे ये पता चल गया कि एरिक ने अपना शुद्धिकरण करा लिया तो उस बेचारी के मन पर तो ना जाने क्या बीतेगी। जब एरिक घर के अंदर गया तो उसकी मंगेतर, जिसे पता है कि एरिक घायल हुआ था, उसकी चोटों पर दवा लगाना चाहती है। अब एरिक को डर लगने लगता है कि अगर वो सच्चाई बता देगा कि उसने सबसे कीमती चीज खो दी है तो वो उसे छोड़ देगी। इसीलिए वो हर हाल में उसे छिपाने की कोशिश करता रहा और उसके बार बार मना करने से उसकी मंगेतर काफी उदास हो गई। थोड़ी देर बाद एरिक उस नीले बालों वाले व्यक्ति के साथ बाहर जाने को तैयार होता है। तभी सेवक ने देखा कि एरिक की मंगेतर काफी दुखी है। एरिक उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उसे साथ चलने को कहता है। और रास्ते में बग्गी में बैठे हुए एरिक बस ये सोचता रहा कि अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो उसकी मंगेतर निराश होकर उसे छोड़ देगी। काफी देर चलने के बाद जब वो झील के पास रुके तो उसकी मंगेतर उससे पूछती है कि भविष्य में वो कितने बच्चों की चाह रखता है। अब फसाना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सुनकर एरिक का दिल दर्द से भर गया, क्योंकि वो नहीं जानता कि अपनी इस हालत में वो पिता बन भी पाएगा या नहीं। इसीलिए वो इस पर बात नहीं करना चाहता था। तो उसकी मंगेतर मान लेती है कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, उन पर इंसान का वश नहीं चलता। एरिक दुखी होकर थोड़ा दूर जाकर आसमान से कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान। एरिक की मंगेतर को एरिक का बदला बदला व्यवहार काफी अजीब लग रहा था, तो वो उन नीले बालों वाले व्यक्ति से पूछती है कि आखिर एरिक को चोट कहाँ लगी थी। ये सब तो नीले बालों वाला भी ठीक से नहीं जानता, पर वो ये बताता है कि ये सब कौन नाम के व्यक्ति की वजह से हुआ है और एरिक को उसी ने हराया था। उसी शाम एरिक अपने दो साथियों से मिला, लिम्स और एला। एला ने उसे पारंपरिक दवाई दी जो पीने से असर करेगी। एरिक इसे खुशी खुशी ले लेता है, जिसे देखकर उसकी मंगेतर और उदास हो जाती है। तब नीले बालों वाला व्यक्ति बटलर से पूछता है कि ये दोनों कौन है। तब पता चलता है कि ये एरिक के दूर के रिश्तेदार है। लिम्स ने फिर बटलर को रात के खाने की दावत तैयार करने को कहा, पर इनका असल मकसद कुछ और ही था। दरअसल जो दवाई एला ने एरिक को दी थी वो कोई पारंपरिक दवाई नहीं, बल्कि उसके छोटे बंदूक को चलाने के लिए शिलाजीत का घोल था। और एला का काम था एरिक को बहकाकर उसकी दुल्हन बनना, ताकि वो परिवार की सारी जमीन हड़प ले। और इसी बीच लिम्स मौका पाकर एरिक की मंगेतर से नजदीकियां बढ़ाएगा और उससे शादी कर लेगा। उसी रात एला दवाई लेकर एरिक के पास गई और उसे गुलू लुलू के लिए मनाने लगी। वो मोम सी पिघलती हुई एरिक से लिपट गई,
वहीं दूसरी ओर एरिक उसे दूर करने की कोशिश करता रहा, पर तभी प्लान के मुताबिक लिम्स ने कमरे में आकर हंगामा मचा दिया और ये देखकर एरिक की मंगेतर दुखी होकर वहां से भाग गई। जबकि लिम्स एरिक को भला बुरा कहने लगा। वो कहता है कि अगर दवाई बेअसर रहती है तो शायद उसका पप्पू कमजोर होगा, कमजोर। ये सुनते ही एरिक के दिल पर चोट लग गई और वो लिम्स को चुनौती देता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा। लिम्स ये चुनौती मानकर अगले दिन जंगल में मिलने को कहता है। थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वो अपनी बहन को उस चुनौती के बारे में बताते हुए कहता है कि देखना कैसे मैं इसकी इज्जत का भजिया पाव करता हूँ। नीले बालों वाला व्यक्ति ये सब कुछ सुन लेता है और सीधा जाकर उसने एरिक को सारी खबर दी। तब एरिक ने उसे कहा कि उससे अंदेशा था, लेकिन फिर भी उसे लड़ना ही होगा ताकि मंगेतर से माफी मांग सके। अगली सुबह एरिक और नीले बालों वाला व्यक्ति जंगल में लिम्स और एला से मिलते हैं। नीले बालों वाला व्यक्ति लिम्स के इस साजिश की सारी पोल खोल देता है, लेकिन लिम्स ने सब बात मानते हुए अपनी जगह एक तगड़े पहलवान को आगे कर दिया ताकि वो एरिक को आसानी से हरा दे। इधर से पहलवान ने अपने कई साथियों को बुला लिया और इस तरह एरिक के सामने 7 मुस्टंडे खड़े हो गए, लेकिन एरिक घबराया नहीं, बल्कि उसने तो सबको एक ही बार में गिरा दिया। शेर। और फिर लिम्स उसके बाद हाथी जैसे मुर्गे को बुला लेता है। मुर्गा बहुत शक्तिशाली था और एरिक की ताकत घटती जा रही थी, लेकिन तभी उसकी मंगेतर और बटलर भी वहां पर आ गए और एरिक का हौसला बढ़ने लगा। हिम्मत पाकर एरिक एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि वो मुर्गा उसकी मंगेतर की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति एरिक में जागी कि वो तेजी से भागता हुआ अपनी तलवार से उस मुर्गे का कीमा बना देता है। इसके बाद एरिक ने लिम्स से पूछा कि क्या वो हार मानता है। लिम्स मान जाता है, पर जैसे ही एरिक पीछे मुड़ा, लिम्स ने उसके गोटों पर एक जोर की लात मारी। लेकिन जिस इंसान ने पहले ही अपने खजूर खो दिए हो तो उसे अब दर्द कैसे ही होता होगा। एरिक गुस्से में अपनी तलवार उठाकर एक ही झटके में लिम्स को हराकर अपनी मंगेतर के पास आ जाता है। और इधर बटलर ये सोचकर हैरान है कि एरिक को वहां चोट कैसे नहीं लगी। तब एरिक कहता है कि ये सबके बस की बात नहीं होती, ये उसके कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा है। इधर नीले बालों वाले आदमी को ये मानना पड़ा कि एरिक वास्तव में एक फौलादी आदमी है। अगले दिन एरिक और नीले बालों वाला व्यक्ति फिर से अपने मिशन पर निकल गए। एरिक अपनी मंगेतर से भी दवाई ले लेता है ताकि वो खुश रहे और वो उसे वादा करता है कि वो एक दिन जरूर लौटेगा। इसके बाद वो दोनों एक गर्म पानी के झरने में गए ताकि अपनी थकान मिटा सके। उधर हमलावरों को इस बीच पता लगा कि राजकुमारी के साथ एक ताकतवर योद्धा भी है और ये कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं, बल्कि एक रहस्यमय योद्धा है जो कि ऊर्जा वाले हथियार चला सकता है, पर उनके पास उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने ये तय किया कि किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना होगा जो इसे चुपचाप संभाल ले ताकि एरिक को पता न चल सके, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर एरिक को बात बताई तो उसकी बेइज्जती होगी। फिर उन्होंने जेल जाकर एक आदमखोर को रिहा कर दिया ताकि वो कौन और उसके साथियों का शिकार कर सके। इधर कौन और उनके साथियों को ये पता लगा कि राजकुमारी की योजना कौन को राजधानी ले जाने की है, जहां से उसे स्काई सिटी भेजने का तरीका निकाला जाएगा, क्योंकि शायद वहां से ही उसे कोई सुराग मिले कि वो आकाश से कैसे गिरा। तब तक उसे राजकुमारी का बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा। वहीं दूसरी ओर नरभक्षी उनके पीछे लग गए और इसी दौरान वो एक सराय में रुकते हैं। कौन लेन से पूछता है कि भाई और कितना सफर बाकी है, तो लेन ने जवाब दिया कि अगर कोई रुकावट नहीं आई तो लगभग 2 महीने और लगेंगे। कौन ये सुनते ही निराश हो गया। तभी लेन उसे बताता है कि राजकुमारी की हिफाजत पर ध्यान देना होगा क्योंकि वो उस पर बहुत भरोसा करती है। इधर अचानक मारिया भागती हुई आई और कहा कि राजकुमारी के वो दिन आ गए। कोई समझ नहीं पाता, लेकिन सब उसे खींचकर राजकुमारी के पास ले जाते हैं। उन्होंने देखा कि राजकुमारी तो बिल्कुल ठीक दिख रही है। लेन कोन को बाहर ले जाकर समझाता है कि उसने राजकुमारी के सर के बाल का वो गुच्छा देखा या नहीं। कौन कहता है कि हाँ देखा तो था। लेन कुछ बताने ही वाला था कि तभी राजकुमारी भूख की शिकायत करने लगी और लेन और कौन रसोई में खाना ढूंढने के लिए दौड़ गए। और फिर मारिया ने इतनी सारी खाने की चीजें पकाई, लेकिन फिर भी राजकुमारी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए वो सराय के रसोइये से कहती है कि आज के लिए वो पूरा किचन किराए पर ले लेगी और कोई मेहमान अंदर ना आए, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही मारिया लेन और कौन से कहती है कि वो और खाना खरीद कर लाए।
जैसे ही वो सराय से बाहर निकले वो आदमखोर सराय में घुस गया। इधर लेन और कौन खाना खरीद कर लौटते हैं। तभी लेन बताता है कि राजकुमारी के इस दौर के बारे में उसने सुना जरूर था लेकिन देखा नहीं। वो लोग उसे किसी भी तरह नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि अगर उसके सर का तीसरा बाल भी खड़ा हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अंदर पहुंचकर उन्होंने पाया कि मारिया ने बहुत सारा खाना बना रखा है जिसे वो राजकुमारी के पास ले जाने लगी। कौन जैसे ही एक प्लेट उनके सामने रखता है वो 1 सेकंड में गायब हो जाती है और ऐसा ही चलता रहा। फिर कौन झल्लाकर वापस किचन में चला गया। इधर मारिया के हाथ भी अब दुखने लगे थे लेकिन वो फिर भी खाना पकाती जा रही थी। कौन बार बार खाना ले जाता और वो खाना तुरंत गायब हो जाता जिससे वो और ज्यादा कुड़ने लगा। बस कर मेरी माँ, लड़की है ये टैंकर, कितना खाएगी। वहीं राजकुमारी का दूसरा बाल भी खड़ा हो गया जिससे लेन भयंकर डर गया। अब राजकुमारी लेन को हर वाक्य के बाद म्याऊं बोलने के लिए मजबूर करने लगी। लेन जानता है कि ये बेवकूफी लगेगी लेकिन जान बचाना ज्यादा जरूरी है तो वो म्याऊं कहता रहता, म्याऊं म्याऊं। फिर वो पिलपिले को पक्षी जैसा व्यवहार करने को कहती तो वो चू चू करते हुए उड़ने की कोशिश करता, चू चू चू। इधर मारिया इतना ज्यादा खाना बना चुकी थी कि उसका दिमाग घूमने लग गया। कौन को लगा कि राजकुमारी बस बड़ी हो रही है और ज्यादा खा रही है, इसमें इतनी समस्या क्यों। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अब खुद इसे संभालेगा। वो राजकुमारी के कमरे में गया और बोला कि देखो, मुझे समझ आ रहा है कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, पर तुम्हें दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए बल्कि तुम्हें 2 लोगों की मदद करनी चाहिए और पहला काम यही है कि तुम बर्तन उठाकर किचन में रख दो। मारिया और लेन ये देखकर दंग रह गए कि राजकुमारी वाकई कौन की मदद करने लग गई। उनके वापिस आने पर वो दोनों कौन को आगाह करते हैं, देख भाई, दोबारा ऐसा काम मत करना वरना जान भी जा सकती है। थोड़े समय बाद ही अंधेरा हो गया और नरभक्षी चुपके से अंदर घुसकर किचन में किसी को देखता है। उसने मारिया पर वार करने की कोशिश की कि तभी मारिया ने गरम सूप उसकी तरफ फेंक दिया जिससे उसके हाथ से भाला छूटकर सीधा उसके चेहरे पर गिर गया। गुस्से में लाल मारिया उसे धमकाकर कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से फौरन भाग जाओ। वो डरकर वहाँ से भाग गया और अपना अगला निशाना ढूंढने लगा। फिर उसे लेन नजर आता है जो उसे भी देख लेता है। लेन ने भी उसे डराया धमकाया पर नरभक्षी सोचता है कि ये सिर्फ धमकी है, इसलिए वो फिर वहाँ से भाग निकला। आखिर में वो राजकुमारी के कमरे तक पहुंच ही गया। उसे लगा कि राजकुमारी तो सो रही है और वो वार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी सिर का तीसरा बाल खड़ा हो गया और उसके लिए डरावना दौर शुरू हो गया। इधर कौन बाथरूम जा रहा होता है कि वो हक्का बक्का नरभक्षी को देखने लगा जो उससे लिपटकर मदद मांग रहा था। कौन सोचता है कि ये शायद लेन और मारिया ने राजकुमारी को डर दिखाने के लिए भेजा होगा। वो उसके साथ जैसे ही राजकुमारी के कमरे में गया उसने पाया कि राजकुमारी बिस्तर पर है ही नहीं। कौन खिड़की की ओर गया जहां नीचे नरभक्षी राजकुमारी से डरकर बेहोश पड़ा था। राजकुमारी कौन पर भी झपटती है कि तभी उसकी नजर तीसरे बाल पर पड़ी और वो समझ गया कि ये सब क्या हो रहा है। बस फिर क्या था, वो खिड़की से कूदकर भाग निकला। कुछ दिन बाद सभी एक गर्म पानी के झरनों वाले शहर में पहुंचते हैं। ये पूरे टापू का सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग एरिया था, लेकिन कौन को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो हमेशा यहाँ बच्चों और मर्दों के साथ आया था, लड़कियों के साथ नहीं। फिर लेन उन्हें एक होटल में ले जाता है जहाँ वो अक्सर रुकता है और इसी बीच स्टाफ ने उन्हें कमरे तक पहुँचा दिया। इधर कौन सोचता है कि मारिया किस तरफ नहाएगी, महिलाओं वाले हिस्से में या पुरुषों वाले हिस्सों में। इसके जवाब में लेन बताता है कि मारिया और राजकुमारी के कमरे में अलग से नहाने का इंतजाम है, जबकि लेन और कौन को छोटा कमरा और साथ ही बाहर का बाथरूम भी एक साथ यूज करना होगा। कौन तेजी से पानी में कूदता है पर लेन उसे आराम से बैठने को कहता है। अरे आराम से बैठो ना। इसी दौरान कौन को अपने परिवार के साथ पुरानी हॉट स्प्रिंग ट्रिप याद आने लगी। तभी अचानक उसकी चड्डी खड़ी हो जाती है और उसे डर है कि लेन कहीं देख ना ले। वो बहाना बनाकर जल्दी निकलने लगा कि तभी वो सोचता है कि वो कहीं मीठा तो नहीं, मगर तभी उसे याद आता है कि लेन ने कहा था कि ये पानी छिपी हुई ताकत जगाता है। और इन सब बातों के बीच उसे एरिक दिख जाता है जो पास से गुजर रहा था। कौन तुरंत छिप गया क्योंकि वो उससे बचना चाहता है। उसे लगता है कि एरिक तीसरी बार छल का शिकार नहीं होगा। वो सीधा भागकर राजकुमारी के कमरे में जाता है, लेकिन अंदर की लड़कियां लूडो खेलने में इतनी बिजी थी कि उसकी बात ही नहीं सुनी। फिर वो लेन को ढूंढने निकलता है, मगर लेन मियां कहाँ मानने वाले थे। वो तो बाथरूम छोड़कर सीधा मनोरंजन वाले रूम में चले गए। तभी कौन को फिर से एरिक दिखता है। उसने देखा कि एरिक शायद कोई प्रार्थना कर रहा है कि काश उसके खजूर उससे वापस मिल जाए।
ये देखकर कौन को उस पर तरस आ गया, लेकिन बचने के लिए वो सीधा रिसेप्शन पर गया और उनसे बोला कि आप कुछ भी करके राजकुमारी और मारिया को कमरे से बाहर न निकलने दे, बस इस चीज का ध्यान रखना। अब वो लेन को खोजने के लिए बड़ी बातचीत वाले हिस्से में गया, पर वो काफी बड़ा है। अचानक उसे खरगोश जैसा कपड़ा पहने लड़कियां दिखती हैं, तो उसे याद आता है कि लेन को जानवर बहुत पसंद है। वो एक ऐसी जगह के बारे में पूछता है जहां लोग बिल्लियों के साथ खेलते हुए शराब पी सकते हैं। अंदर जाने पर वो वाकई लेन को वहां पर पाता है। कौन उसे बताता है कि भाई एरिक भी यही है और मैं उससे बचना चाहता हूँ, लड़ना नहीं। तभी एरिक फिर वहां से गुजरता दिखता है तो लेन कोन को छिपा देता है। अचानक कोन ने नोटिस किया कि उसका पप्पू फिर से उठ गया। तभी उसने देखा कि उसका शरीर अचानक चमकने लगा और सभी लोगों की नजर उसी पर टिकी हुई है। वो जल्दी से वापस होटल में आ जाते हैं। तब लेन उससे पूछता है, या भला ये क्या तमाशा है? पर कौन खुद नहीं जानता था, वो बस सोना चाहता था, पर उसके तेजी से चमक रहे शरीर की वजह से लेन को नींद नहीं आ रही थी। लेन फिर पूछता है, क्या होगा कि अगर ये चमक ऐसी बनी रहे? तो कौन चिंता करने लगा कि अब उसे नौकरी नहीं मिलेगी, वो खूनदान तक नहीं कर पाएगा और सबसे बड़ी बात, उसे गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी। वो निराश होकर दोबारा नहाने चला जाता है। जैसे ही वो पानी में बैठता है उसकी चमक बंद हो जाती है। पर तभी एरिक भी उसी जगह आ गया और दोनों एक दूसरे को देखते ही लड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि एरिक को लगता है कि कौन चमक कर उसका मजाक उड़ा रहा है, जबकि कौन कहता है कि वो अभी मारपीट नहीं करना चाहता ताकि इस हॉट स्प्रिंग को नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए वो तय करते हैं कि वो दोनों कपड़े पहन कर लड़ेंगे। पर जैसे ही एरिक तैयार हुआ, कौन झाड़ू उठाकर उसके सर पर जोर से मारकर अपनी टोली के साथ भाग निकलता है और उनका ये सफर अब भी जारी है। लेकिन कोन को पूरे बदन पर पट्टियां लपेटनी पड़ी, क्योंकि वो लगातार चमक रहा था, जिससे उसे लग रहा था कि वो और भी ज्यादा डरावना लग रहा है, मानो कोई हत्यारा हो। कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक नए शहर में पहुंचकर वो सभी खाना खाते हैं। वहीं कौन पट्टियों की वजह से मुंह तक नहीं खोल पाता। वो उनसे कहीं छिपकर खाने को कहता है, पर उसे सभी ने अनसुना कर दिया। ये देखकर वो फटाफट पट्टियां हटाने लगा, लेकिन तभी सब उसे रोक लेते हैं और उसे वहां से घसीट कर ले जाने लगते हैं। इसी बीच शहर वालों को उनमें कुछ गड़बड़ लगती है, सो उन्होंने कौन को वहीं पर रोक कर जबरदस्ती उसकी सारी पट्टियां उतार दी। उसके बाद जो उन्होंने देखा उस पे उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि वो रोशनी से पूरी तरह चमक रहा है। ये देखकर वहां खड़े लोग तुरंत उसे भगवान मानकर उसके सामने झुक गए। भगवान! इतना ही नहीं, तभी वहां पर गांव का सरपंच भी आ गया और उन्होंने कहा कि 200 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि कोई देवता शरीर से प्रकाश लेकर धरती पर उतरेगा। वो लोग कौन को वही मानने लगे। इधर कौन भी ये मान लेता है कि वो सचमुच आसमान से गिरा है। इधर गांव वाले भी उसकी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, पर वहीं उसे इस बात का डर था कि अगर इन्हें सच पता लगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बेहतर है नाटक करना। इधर बातों ही बातों में कौन को ये पता चला कि उसका चमकना शरीर में जादुई एनर्जी के भर जाने से हो रहा है, जो कि बाहर रोशनी की तरह दिखता है। थोड़ी देर बाद सरपंच सभी गांव वालों को बुलाकर उनसे कौन के चमत्कार देखने को कहता है और देखते ही देखते कौन ऐसा चमकता है कि तितलियों का एक बड़ा झुंड उसके आसपास आ गया। लोग उसे साक्षात देवता मानकर गांव के सूखे कुएं में फिर से पानी लेने की प्रार्थना करते हैं। कौन लेन से तलवार मांगकर उसे हथौड़े की शक्ल में बदलकर उसे जमीन पर जोर से मारता है और ये क्या, नीचे का पानी ऊपर आ गया और लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। इधर राजकुमारी मानती है कि ये महज बस किस्मत थी और वो कौन को आगाह करने में लग गई कि वो ज्यादा बहक ना जाए, वरना अंजाम खराब होगा। तब लेन भी उन्हें कहता है कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए, पर उधर सरपंच दुनिया के आरंभ और अंत जैसा बेकार सवाल पूछने लगा और कौन महाशय भी इन प्रश्नों का उल जलूल जवाब देने में लगे हुए थे। वो तो भला हो राजकुमारी और उनके साथियों का, जिन्होंने बड़ी ही सफाई से उन जवाबों को घुमा दिया। इस बीच खुशहाल गांव वाले ये चाहते हैं कि कौन एक दिन और रुक कर उन्हें ज्ञान दे। अगले दिन वो फिर आकर कौन से दुनिया की शुरुआत और उसके अंत पर सवाल पूछने लगे और कौन भी फिर अटपटे जवाब देने में लग गया, जिसे बाद में राजकुमारी सुधारती है। इधर कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, पर बदले में कौन ने कहा कि मूर्ख मनुष्यों को देवताओं से सवाल करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते गए और कौन का एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया गया। उसे ढेरों खजाने मिले और हर समय सुंदर दासियां उसकी सेवा में रहती थी। वो इसे और एंजॉय करना चाहता था, पर राजकुमारी के साथी चाहते थे कि उन्हें जल्द ही वहां से निकलना होगा, वरना उनकी सारी पोल खुल जाएगी। वहीं कौन को लगता है कि उसकी पोल कभी भी नहीं खुलेगी,
क्योंकि वो अभी भी चमक रहा है और लोगों को उस पे अंधविश्वास है, अंधविश्वास। लेकिन कुछ समय में ही गांव वाले अब उसे रोज देखने की मांग करने लगे, जिससे हालात दंगों तक पहुंच गए। ये सब देखकर कौन उन्हें जल्दी ही शांत करने लगा और थोड़ी देर उन्हें शांत देखकर वो वापस अंदर चला गया और भागने की फिराक में पट्टियां लपेटने लगा कि तभी उसे सरपंच पकड़ लेता है। तब कौन को ये बहाना लगाना पड़ा कि उसे दूसरी जगह भी उपदेश देना है, इसलिए मुझे जाने दो। ये सुनकर सरपंच उनके सामने गिड़गिड़ाने लग गया। उसने कहा कि पहले इस भीड़ को तो संभालो, वरना उनका दूसरे पंथों से युद्ध शुरू हो जाएगा। इधर कौन उन्हें समझाता है कि पास के पहाड़ पर एक विशाल टावर बनाओ, जिससे धर्म का प्रचार होगा। कौन के इतना कहने मात्र से ही सरपंच बोल पड़ा कि ये टावर तो बस आप ही बना सकते हो। ये सुनकर लेन ने कहा कि वो उस टावर का डिजाइन बना देगा, क्योंकि वो सेना के इंजीनियरिंग स्कूल में टॉप रैंक पर रहा है। कुछ दिन बाद ही टावर बनकर तैयार हो गया और कौन उसका उद्घाटन करता है। इधर अब लेन चाहता है कि वो और तेज चमके, जिससे वो हेट एयर बैलून में उसका इस्तेमाल कर सके। ये सुनते ही कौन अपनी सारी शक्ति लगा देता है, जिससे वो लेन द्वारा तैयार एक हॉट एयर बैलून को उड़ाने में मदद करता है। अब कौन लोगों से आखिरी बार मिलकर उनसे विदा लेते हुए कहता है कि हम स्वर्ग वापिस जा रहे हैं। सरपंच लोगों को समझाता है कि भगवान वापिस स्वर्ग जा रहे हैं और उनका काम है पूरी दुनिया में उनका धर्म फैलाना। इस तरह कौन और उसका ग्रुप उड़ जाते हैं। तभी अचानक कौन का शरीर चमकना बंद हो गया और सब घबरा गए, क्योंकि वो चमक गुब्बारे को ऊपर उठाने में मदद दे रही थी। वो लगभग गिरने ही लगे थे कि तभी सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर कौन को अपनी स्कीम लगाने को कहते हैं, पर अब वो ऊर्जा नहीं बना पाता। कुछ दिनों बाद हम दोबारा से एरिक को देखते हैं। वो किसी हवा के झोंके में खड़ा होता है। तभी उसे वही लड़की मिली जो लगातार कौन के ग्रुप का पीछा कर रही थी। एरिक ने उसे पहचानते हुए कहा कि तुम स्काई सिटी से आई एल्मा हो ना। इतने में नीले बालों वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि एरिक जल्दी ही फिर से सेना में लौट पाएगा। उधर एरिक एल्मा के साथ किसी लोहार के पास गया, जहां एल्मा ने उसके लिए एक तलवार बनवाई जो बिल्कुल उसकी पवित्र तलवार जैसी थी। उधर एक पार्टी के दौरान एरिक के मेन सिपाही आपस में लड़ने लग गए कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो इस लड़ाई को सुलझाने के लिए एक ड्रैगन से लड़ने पहुंचे कि जो इसे हराएगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। बस फिर क्या था, काले बालों वाले ने आगे बढ़कर अपनी फिनिशिंग मूव लगा दी, वहीं लाल बालों वाले ने पीछे से घूमकर ड्रैगन की पूंछ काट दी। सुनहरे बालों वाले ने उसके सर पर वार किया और नीले बालों वाला व्यक्ति उसके सींग तोड़ देता है, मगर ड्रैगन फिर भी उनके चंगुल से भागकर अपने बड़े भाई को ले आता है, जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, और उसने उन चारों को आसानी से हरा दिया। इसी समय पता नहीं कहां से वहां एरिक आ गया और उसने अपनी नई तलवार से बड़े ड्रैगन को एक ही वार में मार गिराया। एरिक कहता है कि वो गलत था जो अकेले कौन से टकराने गया, बल्कि अब वो सबको साथ लेकर कौन से निपटना चाहता है। उधर कौन और उनके साथियों की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इन कुछ दिनों में उनका सारा खाना खत्म हो गया था और उन्हें मछली को मार कर खाना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर कौन को अब पुरानी दुनिया बहुत याद आ रही थी, जहां सब कुछ आसान था और यहाँ उसे लगभग बेघर जैसा महसूस होता। सब कहते हैं कि बस कल किसी शहर में पहुंच जाएंगे, लेकिन कौन अपने घर की बातें सोचकर दुखी हो रहा था। ये कहानी यहीं नहीं रुकती। जहां रात में सब सोते, कौन वहीं पर सारी सारी रात जागता रहता और बस अपने घर के बारे में सोचता रहता। अगले दिन वो आखिरकार एक नए शहर में पहुंच गए। सभी नहाने गए और फिर उन्होंने आराम किया, लेकिन कौन ने एक लकड़ी को तराश कर गेम कंट्रोलर बना लिया था और फिर वो दीवार पर एक टीवी की शेप को देखते हुए पागलों की तरह गेम खेलने की एक्टिंग करने लगा। थोड़ी देर बाद लेन ने उसे बाहर चलकर खाना खाने को कहा, पर वो नहीं माना और कहने लगा कि मुझे स्नैक्स खाने हैं, वो भी यहीं पर। ऐसे में मारिया उसके पास गई और पूछती है कि वो आखिर क्या खाना चाहता है। तो कौन ने उसे हैमबर्गर की मांग की, पर मारिया को ये नहीं पता था कि ये भला क्या चीज है। तो उसने वो सारा सामान लिखने को कह दिया, लेकिन उसने देखा कि ये सारी चीजें अजीब है, लेकिन मारिया उसे बनाने की कोशिश में जुट गई। इधर राजकुमारी भी ये आदेश देती है कि एक दिन के लिए कौन की इच्छा पूरी की जाए। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार मारिया ने किसी तरह कोला और हैमबर्गर बना ही दिया। कौन को उसका स्वाद काफी अच्छा लगा और वो और खाने की चाह में किचन की ओर गया, जहां उसने पाया कि पूरा किचन किसी साइंस लैब जैसा है और पूरी तरह से जादुई टेक्निक से भरा हुआ है। वहीं उसे ऊपर की तरफ इधर उधर उड़ते मॉन्स्टर दिखाई दिए। बस फिर क्या था, वो डर कर वहां से भाग गया और वापिस अपने काल्पनिक गेम में खो गया। इधर मारिया बैठे बैठे ये सोचती है कि शायद दिक्कत स्वाद की नहीं थी कि तभी सबको याद आता है कि कौन ने दूसरा जिक्र भी किया था
और लेन के मुताबिक मारिया को कौन के लिए कोई चीज लाकर देनी होगी। मारिया ने ठीक वैसा ही किया, पर ये क्या, गिफ्ट खोलते ही कौन की नाक से खून निकलने लगा, क्योंकि वो एक अडल्ट मैगजीन थी। कौन उसे कोने में फेंक कर मुंह ढांक कर वापिस काल्पनिक गेम खेलने लग गया। अब किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसे चाहिए क्या। लेन थक कर कौन को बाहर घुमाने ले आया और वो उसे कैसीनो के नीचे ले गया, जहां अंडरग्राउंड एरिना में लोग फाइट्स पर दाव लगा रहे थे। लेन ने तो फाइट पर दाव लगाया, मगर उसने कौन को दाव नहीं लगाने दिया। कुछ देर बाद अगली फाइट के लिए 4 नए फाइटर्स के नाम पुकारे जाते हैं, जिसमें कौन का भी नाम शामिल था। अपना नाम सुनकर कौन चौंक गया और उसने लेन से पूछा कि आखिर उसे क्यों लड़ना है। इस पर लेन ने उससे कहा कि वो उसी से पैसे कमाएगा। इसी बीच एरिना में कौन के खिलाफ 3 हट्टे कट्टे पहलवान उतार दिए गए। कौन ऊट पटांग तरीके से इधर उधर भागकर पहले 2 को टकराकर गिरा देता है, फिर आखिरी बंदे को उसके अखरोट पर वार कर उसे हरा देता है। इधर चैंपियनशिप के मेन फाइटर का मैनेजर कौन को हल्के में ना आंकते हुए लेन से कुछ बातचीत करके उसको पैसे देने लगा, क्योंकि अब कौन का अगला मैच इसी खतरनाक फाइटर से था जिसके हाथ में इलेक्ट्रिक आरी लगी हुई थी, जिसे देखकर कौन उसकी शिकायत करता है, भाई साहब ये गेम के रूल्स में नहीं था। मगर सामने वाले ने भी अपने बचाव में ये कह दिया कि कौन के पास तलवार है, तो गेम बराबरी का हुआ। इसी बीच लेन उसको एरिक के साथ हुई लड़ाई के बारे में याद दिला के उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, पर कौन के हिसाब से वो अलग बात थी। आखिरकार वो डरते हुए चैंसा पर डंडे से जोर से वार कर उसे हटाता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सारे दर्शक नाराज हो गए। इधर वापस आकर कौन कहता है कि लेन, मारिया और राजकुमारी बस उससे पैसे कमाना चाहते हैं। उसे अपने पुराने घर की याद क्या आने लगी, उन सब ने उसे जबरदस्ती अखाड़े में उतार दिया। और फिर कुछ दिनों बाद वो एक उजाड़ से किले में रुके और अगली सुबह होते ही वहां से निकल गए। इधर चलते चलते कौन अपनी पीठ दर्द की शिकायत सबसे अभी कर ही रहा होता है कि तभी उन पर कहीं से तोप का गोला दाग दिया गया। वो तो भला हो लेन का जिसने सबको बचा लिया। फिर वो देखते हैं कि एरिक एक बार फिर से अपनी फौज के साथ लौट आया है। उसने मुस्कुरा कर इसे अच्छा शुरुआती वार कहा और देखते ही देखते उसकी सेना आगे आ गई। लेन और कौन उनका सामना करते हैं। इसी बीच एरिक और कौन की लड़ाई एक दफा फिर शुरू हो गई। उनके हथियारों की टकराहट से भयानक विस्फोट हुआ और ये क्या, कौन का ग्रुप किले की चट्टान से नीचे गिर गया। इधर लेन भी कूदकर उनके पीछे गया। होश में आने के बाद कौन ये देखता है कि राजकुमारी और लेन सुरक्षित है और साथ में काले बालों वाला सैनिक भी वहीं गिरा है। उधर एरिक की सेना ने मारिया को पकड़ लिया और इंटेरोगेशन के लिए कैंप में ले गए। चालाक मारिया पूछताछ के दौरान बेवकूफी और लड़कों के प्रति आकर्षण दिखाकर उनका दिमाग भटकाती रहती है, ताकि एरिक उससे कोई सीधा जवाब ना निकलवा पाए। इधर काले बालों वाले आदमी ने भी कुछ नहीं बताया। राजकुमारी उसके चेहरे पर पैर रखकर उसे दर्द देना चाहती है, पर कौन ने ऐसा करने से उसे रोक दिया। इधर मारिया को यहाँ वहाँ के सवाल पूछकर तंग किया जा रहा था, पर वो हर बार बातों को घुमा देती। इसी बीच कौन ने बस ये पूछा कि क्या एरिक के अलावा कोई ताकतवर नहीं, और इतना सुनते ही काले बाल वाले ने ना चाहते हुए भी सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि बाकी 3 साथी उतने मजबूत नहीं हैं। एक औरत बाजी का शौकीन है, एक शराबी है और एक तो इमोशनल रूप से बच्चा है। बस फिर क्या था, कौन ये सोचने लगा कि कैसे मारिया को एरिक की तरफ से वापस लाया जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एरिक का एक दल लौट रहा है, जहां उनकी नजर काले बालों वाले पर पड़ी, जो कि बंधा हुआ था और उसकी पीठ पर कौन का नोट चिपका हुआ था, जिसमें साफ साफ अक्षरों में ये लिखा हुआ था कि कौन अब उससे आमने सामने सब निपटाना चाहता है। ये सुनते ही एरिक उसे स्वीकार करते हुए मारिया को रिहा कर देता है, ताकि दोनों तरफ एक अच्छी नीयत दिखे। इधर मारिया एरिक को देखते हुए कहती है कि वो उससे काफी मिलती जुलती है। जैसे ही उसकी नजर नीचे की ओर गई, तब तक एरिक चौंक कर उसे वहां से भगा देता है। इसी बीच मारिया वापस लौट गई और किले में कौन के ग्रुप से मिली। कौन कहता है कि चलो दोस्तों, सब तैयार हो जाओ, एरिक की टीम आने वाली है और हमें उन्हें हराना है। सब तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। इधर कौन द्वारा खींचे गए तीर के निशानों की मदद से एरिक और उसके लोग किले में घुस गए। यहाँ एक कमरे में उन्हें एक्सरसाइज चेयर दिखी। काले बालों वाला खुशी से उसे आजमाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी वो उसका पैर कुचल देती है, जिससे वो थोड़ा सतर्क हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने पर उन्हें एक मैगजीन मिली, जिस पर सभी को ये शक है कि ये भी जाल है। पर लाल बालों वाले ने लालच में आकर उसे उठा लिया और तभी उसके सिर पर लोहे का बर्तन गिर गया। अगली जगह ढेर सारी शराब की बोतलें रखी थी, जिसे लाल बालों वाले ने तुरंत ही तोड़ दिया।
ताकि सुनहरे बालों वाला ना बहक जाए। उधर एरिक के कुछ साथी कोन के बिछाए दूसरे जालों में फंस गए। अंत में एरिक और उसके 4 साथी उस कमरे में पहुंचते हैं जहां कोन ने उन पर लुब्रिकेंट डाल दिया, जिससे सब लोग फिसलने लगे। आ आ आ आ एरिक अब कोन से कहता है कि अगर दम है तो सामने आकर लड़ो, जिसके जवाब में कोन ने कहा कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सब उड़ जाएंगे। कि तभी एरिक ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे कोन और राजकुमारी के आसपास एक जोरदार धमाका हुआ और सबको लगा कि वो लोग मर गए। अब पिलपिला चूहा मलबे में उन दोनों के अवशेष को देखकर सोचता है कि राजकुमारी और कोन दोनों मारे गए। इधर अब कुछ दिनों तक एरिक के लोगों ने मारिया और लेन पर अपनी पूरी नजर बनाई हुई थी कि कहीं वो कोई हरकत तो नहीं कर रहे। इधर चौथे दिन सुबह लाल बालों वाला देखता है कि मारिया सराय से निकली है, लेकिन वो वहाँ सिर्फ दुख मिटाने के लिए पी रही है। कि तभी लाल बालों वाला भी जाकर साथ बैठता है और पूछता है कि क्या वो कोन के मरने से इतनी दुखी है, जिसके जवाब में मारिया कहती है कि उसका मिशन बुरी तरह फेल हो गया, वो कुछ नहीं कर सकी। हालांकि वो जानती है कि एरिक के साथी उसे देख रहे हैं, पर अब कुछ भी करने को नहीं बचा। जाते जाते मारिया उसे एक घूसा लगाकर कहती है कि ये राजकुमारी और कोन की मौत का बदला है, समझे। कहानी में अगली सुबह लाल बालों वाला सुनहरे बालों वाले को बोलता है कि अब लौट चले, क्योंकि मारिया की बातों से भी यही लगा कि कोन और राजकुमारी सच में मर गए। अभी उसे याद आया कि मारिया को तो पहले से ही पता था कि उनकी निगरानी हो रही है, इसलिए वो दोबारा देखने गए कि लेन और मारिया कहाँ हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो कब्रिस्तान में 2 ताबूतों के साथ अंतिम संस्कार की क्रिया में व्यस्त हैं। इस तरह लाल बालों वाला और सुनहरे बालों वाला मान लेते हैं कि वाकई में कोन और राजकुमारी की मौत हो चुकी है और वो अपना मिशन खत्म करके वापस चले जाते हैं। उसके बाद मारिया और लेन वहाँ से रवाना हो गए। असल में कोन और राजकुमारी अब भी जिंदा है और अब वो पानी के रास्ते से राजधानी तक जाने वाले थे, लेकिन किराए पर नाव देने वालों ने बहुत ज्यादा कीमत मांगी, तो लेन ने नाराज होकर मना कर दिया। वापस लौटकर कोन पूछने लगा कि लेन इतना कंजूस क्यों है, जबकि उसके पास इतना धन है कि वो पूरी नाव किराए पर ले सकता है। लेकिन लेन कहने लगा कि पैसा ज्यादा है तो क्या लुट जाऊं मैं। उसे ये बात सही नहीं लग रही थी कि उसे बिना बात के ज्यादा पैसे देने पड़े। इसके बाद सबने ये तय किया कि जल्दी पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता लेने की बजाय हमें धरती के रास्ते से जाना होगा। अब कौन इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसे अपने पुराने घर लौटने का रास्ता जल्द से जल्द चाहिए था। लेकिन अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। उधर बाकियों का यही मानना था कि जमीन के रास्ते जाने पर उन्हें रास्ते में दिलचस्प चीजें मिल सकती है। वो सभी अलग अलग सामान खरीदने के लिए निकल गए और ये तय हुआ कि हम सब 1 घंटे बाद मिलेंगे। कोन को टॉयलेट जाना था तो वो उसे ढूंढने लगा। तभी उसे एरिक का कोई पुराना साथी मिला जो शराब के नशे में धुत था। कोन को थोड़ी देर बाद किसी की आवाज सुनाई दी और जब वो आवाज के पीछे गया तो पाया कि पिलपिला किसी से रिपोर्ट कर रहा था। और जब उसने पलट कर देखा तो कोन उसके पीछे खड़ा था। ये देखकर पिलपिले ने अनजान बनने की कोशिश की, पर कोन को पक्का यकीन था कि उसने जो देखा वो सच था। कोन ने चूहे को इतना हिलाया, इतना झंझोड़ा कि वो बेहोश हो गया और कोन के मुंह पर उल्टी कर दी। इसके बाद कोन अपना चेहरा धोने लगा। छी 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 छी। जहां एरिक के 2 और सैनिकों ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये हमारा भ्रम होगा। उसने फिर पिलपिले की आवाज सुनी जो उसे कोस रहा था। तुमने मुझे उल्टी करने पर मजबूर किया। कोन ने उस चूहे को मजबूर करके सच उगलवाना चाहा तो पिलपिले ने उसे बच्चा समझकर झिड़क दिया। कर भी क्या लेगा। ये सुनकर कोन गुस्से में लाल पीला हो गया और उसने उसे तरह तरह से डराने की धमकी दी। तब जाकर उस मोटे चूहे ने सरेंडर करते हुए एक पहेली दी जिसे कोन को खुद ही सुलझाना था। इधर कोन ने जब पहेली हल की तो वाक्य का मतलब निकला, मैं तुम्हारा बाप हूँ। पिलपिले के इस दावे पर कोन को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन दोनों की प्रजाति अलग अलग है। मजबूर होकर चूहे ने खुलकर कहा कि कोन चुना हुआ इंसान है और उसे जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोन की मदद करे। पर कोन फिर भी नहीं माना। जब कोन ने बाकी लोगों के सामने दावा किया कि पिलपिला इंसानों की भाषा में बोलता है तो उस मोटे चूहे ने बाकी जानवरों की तरह अपना व्यवहार शुरू कर दिया और कोन सबके सामने पागल सा लगने लगा। अब सबको लगने लगा कि शायद कोन बीमार है और उसे जल्द ही राजधानी में ले जाकर ठीक कराना होगा। के बाद कोन ने सोच लिया कि इसकी सच्चाई तो सबके सामने लाकर रहूंगा। वो कहने लगा कि अभी तो जानवरों का मीटिंग सीजन चल रहा है, इनको तो बच्चे पैदा करने चाहिए। उसकी इस बात पर बाकी सबने हामी भर दी। जिसके बाद वो उस चूहे को उठाकर खिड़की से बाहर दिखाने लगा कि बता भाई क्या चुनेगा, बिल्ली या भेड़िया। इसके बाद कोन ने अचानक से एक बिना बालों वाली गई गुजरी चूहिया निकाली और कहने लगा कि ये देखो मिल गई इसकी पार्टनर, अब इनकी गुलू लुलू करवाएंगे। चूहा भाग के राजकुमारी के सर पर बैठ गया
और फिर कौन कहने लगा कि मेरे सामने ना इसके औजार पर चोट लगी थी, देखो ये कर नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि इसकी चिड़िया काट देते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा ना फैल जाए ना। ये कहते ही उसने अपनी तलवार निकाली और कहा कि बस एक बार की बात है, सहन कर लो। ये देख पिलपिला भागने की कोशिश करता है, चीखता है, चिल्लाता है, और तब राजकुमारी को अचानक पता चला कि ये तो इंसानों की भाषा बोल रहा है। कौन फिर भी अड़ा रहता है कि उसे आज चिड़िया उड़ानी ही है। ठीक उसी समय एरिक उधर से गुजर रहा होता है तो उसने देखा कि कौन चूहे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो समझ जाता है कि कौन जिंदा है, लेकिन वो इसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनका ग्रुप एक चलते फिरते किले तक पहुंच गया। इसी बीच राजा विदेश मंत्रालय के एक व्यक्ति से मिला जो कि राजकुमारी पेरिया का होने वाला पति भी है। उस मंत्री ने सुना था कि राजकुमारी की हत्या हो चुकी थी, पर राजा को पूरा भरोसा था कि उसकी पोती जिंदा है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी है। इस राजा की एक खास बात ये थी कि उसे कभी कभी तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन कभी कभी वो सब कुछ भूल जाता है। उधर मंत्री को लगा कि अगर राजकुमारी वाकई जिंदा है तो वो विद्रोहियों को सजा देगा। इधर कौन का ग्रुप आखिरकार शाही राजधानी पहुंच गया, पर राजा से मिलने के लिए उन्हें टावर पर चढ़ना होगा। सौभाग्य से वहां शाही परिवार के लिए एक लिफ्ट लगी थी। वो अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा के रिश्तेदार और कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे जो सब सिंहासन हड़पने की फिराक में दिख रहे थे। उधर राजा से मिलने के लिए राजकुमारी पेरिया आगे बढ़ती है, पर इस वक्त राजा को कुछ भी याद नहीं। बेचारे दरबारी उसे बार बार याद दिलाते हैं कि अरे ये तेरी पोती है, पोती। तब कहीं जाकर उसे बातें याद आती है। आगे हम देखते हैं कि राजकुमारी को एक रस्मों वाला ताज दिया जाता है जिसे शादी में इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ दूसरी ओर कौन राजा से ये सुन लेता है कि उसे पश्चिमी हिस्से के ज्योतिषी से मिलना होगा, तभी उसे स्काई सिटी जाने का रास्ता मिल सकता है। इसी दौरान राजा ये भी कहता है कि कौन के पास कोई खास किस्मत है, पर बात पूरी हो पाती इससे पहले ही राजा अचानक चला जाता है क्योंकि उसका पेट खराब हो जाता है ना, इसीलिए। इधर कौन अपनी टोली के साथ वापस लौटता है। अब जब राजकुमारी को अपने मंगेतर के घर जाना है तो जाहिर सी बात है कि कौन को पश्चिमी टावरों में अपने बलबूते पर जाना होगा। उसने सुना था कि वहाँ टावरों की भरमार है, इसलिए उसे नक्शे की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच कौन इन सबसे कहता है कि अगर उसे घर लौटने का रास्ता मिल गया तो वो बिना अलविदा कहे वहाँ से चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर सबको कहीं ना कहीं इस बात का पता है कि वो उस पर अब ज्यादा निर्भर नहीं कर सकते। फिर क्या था, कौन अकेला निकल पड़ा और वाकई में थोड़ी दूर चलते ही वो रास्ता भटक गया। वो तो शुक्र है कि उसे वो फिर से मोटा चूहा मिल जाता है जिसने उसे बताया कि ये इलाका काला बाजार है जहाँ अपराधी सौदा करते हैं और वो यहाँ कुछ डील करने आया है। वहीं कौन मानता है कि उसने कई बार पिलपिले के साथ बुरा व्यवहार किया है, पर अब वो उससे रास्ता दिखाने की गुजारिश करता है। थोड़े नखरों के बाद वो मान गया और उसे अलग अलग जगहों से घुमा कर ले जाता है। इसी बीच एक छोटे सुरंग नुमा रास्ते से गुजरते हुए कौन एक विद्रोही संगठन से टकरा गया। ये देखते ही चूहा भागकर उसके लिए एक नकाब ले आया ताकि उन्हें कोई पहचान ना ले, पर आखिरकार उस संगठन के लीडर को उन पर शक हो जाता है। वो लीडर धमकाते हुए ये कहता है कि उसका मकसद कुछ बड़ा है और कौन जैसे लोग उसके रास्ते का काटा है, इसलिए वो कौन को रास्ते से हटाना चाहता है। फिर क्या था, कौन वहां से 9-2-11 हो गया, पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो इस दौरान एक और विद्रोही ग्रुप से उलझ गया जो कि एक जानवरों से प्रेम करने वाला गुट था और उनके आदर्श अलग थे, बिल्कुल अलग। वहां भी लीडर कौन को देखता है और उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन कौन एक बार फिर से भाग निकलने के लिए कामयाब हो गया और एक तीसरे विद्रोही ग्रुप के पास पहुंच गया। हे मेरे प्रभु, इतनी भी गंदी किस्मत ना हो किसी की। और ये तीसरा ग्रुप ट्रांसजेंडर अधिकारियों के लिए लड़ते हैं। वहां का लीडर अपने विचार बताकर कौन को हटाना चाह ही रहा था कि अंत में कौन बाहर भाग निकलता है, जहां ये तीनों विद्रोही सरदार आपस में ही लड़ने लगे। बस इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कौन और वो चूहा वहां से बच निकलते हैं और फिर वो दोनों आखिरकार पश्चिमी टावर तक पहुंच ही जाते हैं। टावर पर पहुंचने के बाद कौन को एक जोशी मिला, पर उसे स्काई सिटी का रास्ता नहीं पता था। तभी एक अनजान आवाज बताती है कि कौन, तुम्हें राजकुमारी के मंगेतर के घर जाना चाहिए, तुम्हें वही रास्ता मिलेगा। कौन को ये घुमा फिरा जवाब पसंद नहीं आया। उसने ऊपर जाकर देखा पर वो आकृति गायब थी और आसमान में वाकई स्काई सिटी नजर आ रही थी। फिर अगले दिन कौन वापस राजकुमारी पेरिया के पास लौट गया। कौन को देखकर राजकुमारी ने सोचा कि शायद वो उसे अलविदा कहने आया होगा, पर उसके जवाब ने लगभग उन्हें हैरत में डाल दिया।
उसने कहा कि वो अब भी उनके साथ सफर जारी रखना चाहता है। इतने में लेन और मारिया भी वापस आ गए और उनके साथ एक और आदमी भी उनके सफर में मदद करने के लिए आया। पहली बार 3 ऐसे लोग दिखे जो पहले भी कहीं देखे गए थे। फिर सब एक मूंछों वाले आदमी के पीछे पीछे मंत्री के एयरशिप में चढ़कर उसके इलाके की ओर जाने लगे। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी के जिंदा होने की खबर आग की तरह फैल गई थी। तमाम विद्रोही संगठन एक्टिव हो गए। उन्होंने देश के कई हिस्सों में हमले की तैयारी कर ली थी। वो पूरी तरह तैयार थे। उधर एरिक को भी पता चल गया था कि कौन अब भी जीवित है, तो उसने भी राजधानी में सबको इकट्ठा करके पुरानी घटनाओं का बदला लेने का मन बनाया। इधर कौन एक कोने में बैठकर सोच रहा था कि जैसे ही वो मंजिल पर पहुंचेंगे उसका सफर खत्म हो जाएगा और उसे रुकने का कोई कारण नहीं मिलेगा। फिर उसे राजकुमारी की फिक्र हुई जो इस शादी से खुश नहीं लग रही थी। वहीं लेन को भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बस राजकुमारी को सुरक्षित पहुंचाना है। कौन ने जब लेन से राजकुमारी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो मारिया से शादी की रस्मों की ट्रेनिंग ले रही है। नीले बालों वाला वो आदमी महल के अंदर घुस गया। दरअसल एरिक को सस्पेंड कर दिया गया था और वो यहाँ सेना के साथ आने की इजाजत नहीं रखता, तो उसने नीले बाल वाले सिपाही को भेजा था ताकि वो राजकुमारी को मारकर ये सारा पछड़ा ही ठीक कर दे। नीले बालों वाला आदमी कौन के कमरे में गया जहाँ कौन सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर गद्दे पर कूद रहा था। वहाँ वो घुसपैठिया मास्क पहनकर आया था। कौन ने उससे राजकुमारी के पति के बारे में पूछा, पर उस घुसपैठिए ने कभी उसे देखा ही नहीं था, तो वो कुछ बता ही नहीं पाया। फिर कौन ने ये कबूल किया कि वो वाकई शादी में दखल देना चाहता है। उसकी आवाज सुनने के बाद कौन को एक बारी के लिए लगा कि शायद ये आदमी थोड़ा सा जाना पहचाना है, पर उसने कौन को गोली मार दी और निकल गया। मंत्री को जब पता चला कि जहाज में कोई घुसपैठिया है तो उसे शक हुआ कि ये एरिक की तरफ का ही आदमी है जो कि राजकुमारी को मारने आया होगा। तभी वो घुसपैठिया लेन के कमरे के पास पहुंचा जो वहाँ काल्पनिक बिल्ली से खेल रहा था। ओ ले 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 ले। लेन ने भी उससे मंत्री के नौकरों की स्थिति पूछी। वो पूरे समय यही सोचता रहा कि कहीं राजकुमारी की शादी में नौकरों के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं होगा। इधर लेन को भी कुछ ऐसा लगा कि ये आदमी कुछ जाना पहचाना है। तभी उसने लेन को भी गोली मार दी। इसके बाद वो आदमी मारिया से टकराया और उसे रुकने को कहा, पर मारिया ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगी जिन्हें वो समझ नहीं पाया और इसीलिए उसने भी उसे गोली मार दी। दूसरी ओर वो चूहा भी नहीं बचा। इसी बीच वो राजकुमारी के कमरे में घुसा और राजकुमारी के सामने टेबल पर बैठकर कहा कि मैंने तुम्हारे सारे बॉडीगार्ड्स को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी। इसी बीच कौन को होश आया। वो बच गया क्योंकि उसकी कमीज के अंदर मैगजीन के गट्ठर थे। वो दौड़ता हुआ लेन के कमरे में जाता है जहां उसने देखा कि लेन भी बच गया क्योंकि उसकी जेब में भी एक सिक्का था जिसने गोली को रोक दिया। फिर दोनों मारिया से मिले, लेकिन उसने भी स्टील की ब्रा पहनी हुई थी जिसने उसकी जान बचा ली। सब मिलकर राजकुमारी को ढूंढते हैं तो वो बेड पर बेहोश पड़ी मिली। दरअसल वो सो रही थी। अब ये बात किसी को नहीं समझ आई कि वो कैसे बची। राजकुमारी ने बताया कि वो नीले बालों वाला आदमी उससे बस थोड़ी बातचीत करके चला गया। इधर कौन को ठीक से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसने राजकुमारी से पूछा। तब राजकुमारी को बस इतना याद था कि उसने कहा, तुम्हारी जान मेरी है, एक दिन लेने आऊंगा। खैर वक्त बीता, दिन ढलते ढलते वो मंत्री के किले पर पहुंच गए। अब सभी को ऐसा लगा कि कौन का सफर यही खत्म हुआ। हालांकि शादी में अभी 1 महीना बाकी था, तो राजकुमारी उसे आदेश मानने को अब भी मजबूर कर सकती थी। धीरे धीरे सभी लोग मंत्री के किले में गए और वहाँ के मुख्य बटलर ने उन्हें कमरे दिखाए। वहीं कौन द्वारा मंत्री के बारे में पूछे जाने पर बटलर ने कहा कि रिवाज पूरे होने तक दूल्हा दुल्हन आपस में नहीं मिलते। इसके बाद कौन ने स्काई सिटी जाने के रास्ते को लेकर पूछा, तो बस इतना पता चला कि यहाँ कोई रिसर्च साइट है जहाँ इस पर काम हो रहा है, लेकिन वो गुप्त है, गुप्त, किसी को उसके बारे में पता नहीं। बटलर और कुछ नहीं बता पाया। वहीं दूसरी ओर वो मोटा चूहा पहले से ही उस जानकारी को खरीद चुका था और जानता था कि वो जगह कहाँ पर है। वो कौन को एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले गया, पर अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए थी। कौन चालाकी से दीवार के नीचे से सरक कर घुसा और रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से मिला। हाय, जिसने पूछा कि वो क्या चाहता है। कौन ने बिना कुछ सोचे समझे ये कह दिया कि वो स्वर्ग जाने वाला योद्धा है। ये सुनते ही लड़की ने फौरन अलार्म बजा दिया। कौन पकड़ा गया और उसे एक कमरे में डाल दिया गया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ उसे कोई साथी मिलता है जो उसे बाहर निकालने का उपाय बताएगा, बशर्ते कौन को ये साबित करना पड़ेगा कि वो मैजिक वॉरियर है। ये सुनते ही कौन ने जैसे ही अपनी तलवार निकालकर उसे एक्टिव किया, वैसे ही दीवार खुल गई और उन्हें अंदर एक बच्चा दिखा जो इस जगह का असली मालिक था। कौन ये समझ नहीं पाया कि आखिर एक बच्चा कैसे मालिक हो सकता है। उसने कौन के बदन पर यंत्र बांधे
और 2 लड़कियों को लेकर आया ताकि वो ये देख सके कि ये जादुई योद्धा भी आम इंसानों की तरह शारीरिक प्रतिक्रियाएं देता है या नहीं। किंतु सब कुछ नॉर्मल निकला। फिर उसे एक स्विमिंग पूल के टेस्ट में ले जाया गया जहां उन लड़कियों ने उसके हाथ पत्थर से बांधकर पानी में डुबो दिए, ये देखने के लिए वो डूबता है या नहीं। इसी बीच जब कोन को लगा कि वो सच में मर जाएगा तो उसने आगे सहयोग देने से मना कर दिया और कहा कि वो पहले उसके प्रश्नों का जवाब दे। तब बच्चे ने कहा कि तुम कोई 2 सवाल पूछ सकते हो। तो कोन ने तुरंत स्वर्ग पहुंचने का रास्ता पूछा, पर बच्चे को मालूम ही नहीं था। फिर कोन ने वहां खड़े एक स्पेसशिप के बारे में पूछा तो पता लगा कि वो इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकता। दोनों ही सवाल बेकार निकले और कोन बुरी तरह से गुस्से में भर गया। इधर कोन ने खुद पर और एक्सपेरिमेंट करवाने दिए ताकि वो और 4 सवाल पूछ पाए। उसने स्काई सिटी के बारे में फिर पूछा तो पता चला कि ये जादू से उड़ता है, शायद इंसानों ने ही इसे बनाया था, देवताओं ने नहीं। पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग जानकारियां लिखी थी, कुछ भी निश्चित नहीं था। कोन ने और सवाल किए पर बच्चा उसे फिर किसी चक्कर में फंसाकर गोल मोल जवाब दे गया। आखिरकार बार बार ट्रेनिंग के बाद ये फाइनल हुआ कि कोन में कोई स्पेशल पावर नहीं है। इसी बीच पिलपिले ने बिजली काटी और कोन को किसी तरह से छुड़ाया। सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था मगर कोन दीवार तोड़कर भाग निकला। बच्चा पीछे से चिल्लाता रहा कि वापिस आना, वापिस आना, पर कोन ने कहा सपने में मिलना। इधर अब कोन को राजकुमारी पेरिया के साथ 18 वेडिंग रिचुअल्स का अभ्यास करना है जहां आखिरी रस्म में स्काई सिटी का जिक्र आता है। तो कोन पूछता है कि ये क्या है, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे पाता। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि वो खुद क्यों इन रिवाजों में फंस रहा है। उसने गौर किया कि अगर सेवक मदद करेंगे तो राजकुमारी सारी रस्में तेजी से पूरी कर लेगी। पहली रस्म लकड़ी काटने की थी। लेन ने एक बार में पेड़ काट दिया। मारिया ने उसे तराश दिया और कोन को उस लकड़ी का तख्ता पहाड़ से नीचे ले जाना था। फिर उसे उसी तख्ते पर नदी के बहाव में सर्फिंग करनी पड़ी और अंत में झरने से नीचे गिरना पड़ा। वो किसी तरह पट पर रेंगता हुआ पहुंचा और सोचता रहा कि एक बाहरी आदमी होकर भी वो राजकुमारी की रस्म क्यों कर रहा है। तब बटलर ने बस इतना कहा कि ये परंपरा है और परंपरा सदियों से चली आ रही है। कोन ने पूछा पर मैं ही क्यों? जवाब आया क्योंकि ये रस्म है। आगे उसे अनगिनत डोमिनोज की कतार लगानी थी, जबकि इससे पहले कि वो कई काम कर चुका था। पेड़ काटना, लकड़ी से 2 हंस बनाना, उसने हिम्मत के बल पर वो सब किया, लेकिन बार बार फेल होने से तंग आ गया। अगली रस्म में उसे रात में अलाव के चारों तरफ नाचना पड़ा और सुबह होते होते वो चक्कर खाकर गिरा हुआ था। अब डोमिनोज सजाने की रस्म आई। हजारों लाखों डोमिनोज लगाने की सोचकर कोन इतना दुखी हुआ कि वो वहां से भाग गया। तब मारिया ने उसे पकड़ा और बताया कि अभी कहाँ, अभी 45 लाख ब्लॉक और लगाने बाकी है। इन सब चीजों से कोन इतने गुस्से में था कि उसने साफ मना कर दिया कि वो अब ये सब नहीं करेगा। उधर मारिया बड़बड़ाने लगी कि वो राजकुमारी से जलती है, जिसे शादी जैसा अनुभव मिल रहा है और शायद वो कभी शादी कर ही ना पाए। वहीं दूर से एरिक का ग्रुप ये सब कुछ देख रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कौन उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर रहा है या नहीं। उन्होंने कई बार इन रस्मों को भंग करने की कोशिश की। जब कोन नदी में लकड़ी से सर्फिंग कर रहा था तो लाल बालों वाले ने उसे किसी आकर्षक लड़की से ध्यान भटकाकर गिराना चाहा, पर लड़की वहां पर मौजूद न होने पर उन्हें खुद ही लड़की के कैरेक्टर में जाना पड़ा। मगर कोन इतनी तेजी से बहाव में निकला कि उन्हें देखने का वक्त ही नहीं मिला। वहीं जब वो हंस तराश रहा था तो वो गंदे लोग हंस के कॉस्ट्यूम पहनकर उसे परेशान करना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहे। अलाव पर नाचने के वक्त तो वो 5 बातों में उलझकर भूल बैठे कि उन्हें कुछ करना था। और इतना ही नहीं, सुबह जब कौन राख से आकृति बना रहा था तो एरिक झल्ला कर खुद ठीक करने लगा। कौन ने एरिक को पहचाना पर उसे चुपचाप मदद करने दी, बस ये सोचकर कि बाद में निपटेंगे। अब डोमिनोज की बारी आई तो एरिक ने कोशिश की कि बाजार के सारे डोमिनोज खरीद ले, पर मंत्री की तरफ से पहले ही भारी ऑर्डर था जिससे दाम बढ़ गए। एरिक के पास कुछ ही सिक्के बचे थे क्योंकि वो अपने उच्च अधिकारियों से अलग हो चुके थे और कोई फंडिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे। वो चाहते थे कि एरिक की फैमिली से मदद मिले, पर एरिक तो खुद भी कंगाल निकला। अचानक उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो डोमिनोज बेच रहा था। दोनों तरफ इस बूढ़े को लेकर खींचातानी होने लगी। हम लेंगे, हम लेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लेंगे। मारिया भी इन्हीं डोमिनोज को खरीदने पहुंची तो सबने मिलकर बूढ़े को इतना खींचा कि उसके हाथ से रेड वाइन की बोतल गिरकर फूट गई।
मारिया मुट्ठी भर डोमिनोज के साथ एरिक पर गिरी और दोनों लुढ़क गए। उसी दौरान उन दोनों का हाथ एक दूसरे के डिंग डोंग पर लगा, जिससे एंड में जाकर एरिक का ही फायदा होगा। लास्ट में देखना। कुछ समय बाद आखिरी रस्म शुरू हुई, एक गैंडे के रथ पर भालेबाजी। वहीं पर राजकुमारी पहली बार उस मंत्री से मिली जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, और मारिया रोने लगी। वहीं कौन को ये उम्मीद थी कि इस रस्म से कुछ राज खुलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एरिक ने देखा कि वो शादी रुकाने में नाकामयाब रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आया कि जिस संगठन से वो जुड़े थे उन्हें क्यों सस्पेंडेड किया, जबकि शादी आराम से होने जा रही है। इधर हरे बालों वाला व्यक्ति सब कुछ पता लगाने के लिए निकला। उसके पीछे लाल बालों वाला भी चला, पर पीले बालों वाले ने रोका कि कहीं वो रास्ते में अय्याशी न करने लगे। वहीं एरिक ने इन्हें अनदेखा कर खुद कौन को ढूंढने का फैसला किया, पर पीले बालों वाला भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उधर देर शाम राजकुमारी पेरिया कौन के ग्रुप से मिलने आई और विदा लेते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। मारिया ने कहा कि वो उनकी और मदद कर सकती है, पर राजकुमारी ने मना कर दिया कि अब उसे कौन की जरूरत नहीं है। फिर वो मंत्री के कमरे में गई, जहां मंत्री ने अपने कमरे में रखे जानवरों के मॉडल दिखाए। इधर कौन बहुत परेशान था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उधर मंत्री बस राजकुमारी को अजीब पोशाकें पहनाना चाहता था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये राजकुमारी की मर्जी का मामला था। उसे लगा कि अब उसे सचमुच सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पर तभी अचानक कमरे के अंदर राजकुमारी का गुस्सा फूट पड़ा और उसके सिर के 3 बाल खड़े हो गए। इससे पूरा कमरा फट गया। खून तुरंत भागा भागा देखने गया तो पाया कि मंत्री पेट के बल पड़ा था और माफी मांग रहा था। मंत्री के गार्ड दौड़ कर आए और उन्होंने सोचा कि कौन ने किसी उच्च अधिकारी की हत्या करने की कोशिश की है। आनन फानन में सबको राजकुमारी को उठाकर ले जाना पड़ा और कौन छिपकर निकल गया। वहीं दूसरी ओर एरिक झील के पास उदासी में बैठा हुआ था कि कौन का ग्रुप वहां पहुंचा और उससे हालत संभालने को कहा। तभी ऊपर से तीरों की बौछार होने लगी। उसने देखा कि उसे पीले बालों वाला और काले बालों वाला फिर से मिल गए। वो जब गुस्से से बाहर निकला तो उसे मंत्री के हत्यारे का साथी समझा गया। तब एरिक को यह एहसास हुआ कि कौन ने उसे फिर से फंसा दिया। वही कौन का ग्रुप फिर से भाग निकला और कौन ने राजकुमारी से पूछा कि उसने मंत्री को क्यों मारा। तो उसने बहुत सी वजहें गिना दी, पर आखिर में बोली कि मंत्री के नाक के बाल लटके हुए थे, जिससे उसे चिढ़ आ रही थी। और जैसे तैसे एरिक को भी भागना पड़ा। वो कसम खाता रहा कि वो कौन को कभी माफ नहीं करेगा। उधर विद्रोही खुश थे कि राजकुमारी और मंत्री में टकराव हो गया, अब तो युद्ध पक्का होगा। हरे बालों वाला व्यक्ति विद्रोही की जड़ तलाशते हुए उन्हीं के एलीट सैनिकों के हाथों घिर गया। अब एरिक दूसरी तरफ भाग रहा था और भागते भागते सामने वाले पेड़ पर चढ़कर छिपा हुआ था। कुत्ते उसे खोज रहे थे। तभी एक रोशनी आई और एरिक के पूरे समूह को गायब कर दिया गया। जब पिलपिले को इसकी खबर मिली तो उसने कौन के ग्रुप को चेतावनी दी कि तुम सब भी तैयार रहो। कि तभी उन्हें भी टेलीपोर्ट किया गया और अब कौन अपने आप को उसी कमरे में पाता है जहां एल्मा की आवाज सुनाई देती है। ये वही एल्मा थी जिसने उससे पहले भी मदद मांगी थी। उसने उससे दुनिया को बचाने की गुजारिश की। हालांकि ये काफी खतरनाक था, पर वो बदले में कौन की कोई सी भी इच्छा पूरी करना चाहती थी। अब बदले में कौन ने उससे उसका नाम पूछा, पर उसने अपना असली नाम बताने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो चाहे तो वो अपने पुराने संसार में वापस जा सकता है, वो उस पे कोई जोर नहीं डालेगी। लेकिन कौन उसकी खूबसूरती के सामने पिघल गया कि नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा आखिरी तक। तभी उसे वहाँ पिलपिला भी मिला, जिसने बताया कि वो एल्मा के कहने पर ही कौन के साथ घूमता रहा। इसी बीच एरिक का ग्रुप होश में आया। लाल बालों वाले ने फिर अपना मिशन छोड़कर मस्ती की कोशिश की, जिससे एरिक नाराज हो गया। जल्दी लेन और मारिया भी सबके साथ उसी कमरे में जुट गए। एल्मा ने एरिक को बताया कि एल्मा तो बस एक उपनाम है, असली नाम मैं नहीं बताऊंगी। एल्मा ने समझाया कि एक प्राचीन कबीला कभी जादू पर राज करता था और उसने आसमान में उड़ते हुए शहर बनाए, लेकिन एक युद्ध से सब नष्ट हो गया। अब फिर से वही युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। वहीं हरे बालों वाले आदमी को ये पता चला था कि एक गुप्त संगठन इस युद्ध की साजिश रच रहा है। अब एरिक को हमेशा लगता था कि वो सत्य के पक्ष में है, पर अब उसे पता चला कि वो गलत हाथों में था। इधर एल्मा ने मान लिया कि उसने एक मजबूत योद्धा एरिक को बनाने की कोशिश की थी और दूसरी तरफ कौन को बुलाया था ताकि दो शक्तियां संतुलन बना सके, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। इसीलिए अब वो सबको ताकत देना चाहती है ताकि दुनिया को फिर से शांत कर सके। उसने एरिक को चुना था क्योंकि वो एवरेज से थोड़ा बेहतर था
और ये सुनकर एरिक हक्का बक्का रह गया। एल्मा ने बताया कि नीचे भारी संख्या में जादुई हथियार जमा है, सबको अपनी पसंद के हथियार चुन लेने चाहिए। सबने ठीक वैसा ही किया और इधर कोन ने भी अपना हथियार चुन लिया। अब एल्मा ने कोन को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो घर लौटेगा या फिर यहीं रुकेगा। तब आखिर में कोन ने रुकने का फैसला किया। जमीन पर वापस आकर सबने देखा कि हथियार एक बड़े बॉक्स में है और एक लीवर है जिसे खींचना है। सबने मिलकर वो लीवर खींचना चाहा पर वो लीवर हिला तक नहीं पाए। कोन को याद आया कि पहले तो सिक्के डालने पड़ेंगे। राजकुमारी ने बड़ी रकम डालकर अपनी पसंद के हथियार लिए, बाकी एरिक के ग्रुप के लिए बचे। हरे बालों वाला कुछ कहना चाहता था पर समय खत्म हो गया। यहाँ एरिक अब उलझन में था कि वो किस पक्ष की मदद करे। वहीं दूसरी ओर कोन ने एल्मा को बताया कि वो यहीं रुकेगा और उस पर असली मर्द बनने की बात भी दोहराई, लेकिन जिसे उसकी मदद के लिए भेजा गया वो कोई और नहीं, लेन निकला। इसके बाद एल्मा ने सबको अपनी अपनी जगह टेलीपोर्ट कर दिया और कहा कि अगर कोन को फिर जरूरत पड़े तो वो मोटा चूहा उसे बुला लेगा। अगले दिन कोन का ग्रुप युद्ध स्थल पर पहुंचता है पर उन्हें दुश्मन के बमों से बचने के लिए सर झुकाए चलना पड़ा। वहीं लेन ने ये कभी नहीं सोचा था कि दोनों तरफ की फौजें इतनी बड़ी संख्या में जुट जाएगी। ये देखकर कोन ने सुझाव दिया कि वो मंत्री से जल्दी जाकर बात करे। ये लटके हुए नाक के बाल से राजकुमारी को भड़काना विद्रोहियों की साजिश थी कि तभी मारिया चौंक गई क्योंकि उसे युद्ध में अपने भाई का चेहरा दिखा। वो पीछे हटने लगी। मारिया का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी आगे बढ़कर अपने राज्य के सैनिकों को रोकना चाहती थी पर उसी समय उसका भाई वहां पर प्रकट हुआ और बोला कि ये युद्ध नहीं टल सकता। राजकुमारी भी हिम्मत खो बैठी और सबको पीछे हटना पड़ा। इस दौरान लेन ने कुछ योजना बनाई पर जैसे ही वो आगे बढ़े तो चारों तरफ से घिर गए। लेन को अपना बड़ा भाई दिखा तो उसे भी पीछे हटना पड़ा। अब कोन ने देखा कि उसके तीनों साथी मायूस हो चुके थे क्योंकि वो अपने ही भाई बहनों से नहीं लड़ना चाहते थे। तो उसने डांट कर कहा कि ऐसे मायूस रहेंगे तो विद्रोहियों की चाल जल्दी ही पूरी हो जाएगी। सब एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगे क्योंकि उन्हें ताकत चाहिए थी। फिर बाहर कोन को एक काली बिल्ली दिखी और वो उसे अपशगुन मानता था। लेन ने बताया कि बरसों पहले एक महान योद्धा हर जंग जीतता था पर सिर्फ इसी तरह के अपशगुन से उसके 800 सैनिक मर गए। उस योद्धा को एक इलाज मिला था पर कोन को इस बात से यकीन नहीं हुआ। लेकिन तभी उसके सिर पर गमला गिरते गिरते बचा। कोन ने पूछा कि इस अपशगुन से कैसे बचा जाता है। पता चला कि श्राप आसानी से टूट जाएगा, बस एक पूरी औरत को उसके हाथों पर पानी डालना था और उसे हाथ धोने थे। लेकिन मारिया सलवार में तलवार लेकर घूम रही थी तो वो पूरी औरत नहीं हुई ना, तो श्राप टूटा नहीं। तभी कहीं से एक विशाल ड्रिल उड़ती हुई कोन की ओर आई। कोन तो बच गया पर इस दौरान उसे पीठ पर जहरीली मकड़ी ने काट लिया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। दूसरी तरफ एरिक ने संगठन को कॉल की। उन्होंने उसे इंतजार करने को कहा। इधर एरिक को उन पर भरोसा नहीं रहा। उसने अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। तभी नीले बालों वाला वो आदमी बुरी तरह जख्मी होकर निकला। दरअसल वो एडवांस रोबोट्स की एक फौज से लड़कर आया था, लेकिन उसके मरने से पहले लाल बाल वाले आदमी ने उसे हीलिंग स्पेल से ठीक कर दिया। सबने पूछा कि वो कहाँ था तो उसने झूठ बोला कि वो शराब पी रहा था। पीले बालों वाले को पता था कि वो अपनी एक्स वाइफ के सामने अपने बच्चों की कस्टडी के लिए हाथ पैर जोड़ने गया था, जो उसी की स्कूलमेट थी। तब लाल बालों वाले ने पूछा पीले बालों वाले को उसकी बीवी कैसे जानती है, तो उसने बताया क्योंकि वो ऑल गर्ल्स स्कूल में थी। और साथ ही पीले बालों वाले ने ये कबूल किया कि वो असल में लड़की है। और ये सुनकर सभी चौंक गए। इधर कोन को जहर से बचाने के लिए एल्मा ने फिर उसकी मदद की। उसकी बुरी किस्मत दूर करने के लिए एक अनुष्ठान रखा गया। राजकुमारी उसे एक बड़े पानी के मटके में डालेगी। लेन आग जलाएगा और कोन को मटका गिराकर आग बुझानी होगी। इसी बीच जब एल्मा ने देखा कि वक्त कम है तो उसने गोली चलाकर उस मटके को तोड़ दिया। ढिशक्यां! और कोन को लगा कि उसने खुद ऐसा किया है। कोन ने एल्मा से पूछा कि वो स्काई सिटी को कंट्रोल करके नीचे हो रहे युद्ध को क्यों नहीं रोक देती। एल्मा ने कहा कि उनका टेक्नोलॉजी सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि वो पूरे शहर की व्यवस्था संभाल सके। इसके बाद कोन ने उसे हेडफोन और एक फोन दिया, इस उम्मीद में कि वो इसे किसी पवित्र हथियार से मिलाकर कुछ कर पाएगी। राजा की सेना और मंत्री की सेना आमने सामने थी और वो दोनों सेनाएं आपस में लड़ने ही वाली थी। वहीं कोन का ग्रुप बीच में जाकर उन्हें रोकना चाहता था। कोन भागते भागते थक गया पर तभी विद्रोही संगठन के आर्टिफिशियल योद्धा आकर रास्ता रोक लेते हैं। उसने देखा कि उनका कमांडर एक अजीब सी हंसी हंसता है। अब कोन ने उससे पूछा कि तुझे कोई बीमारी है क्या?
जो बोलने से पहले हर बार ऐसे हंसता है। कमांडर को ये बात पसंद नहीं आई और वो सैनिकों को लड़ाई का आदेश दे देता है और लड़ाई शुरू हो गई। इधर लेन आगे बढ़ता है जबकि मारिया और राजकुमारी पीछे से कवर फायर करती है। दुश्मनों की बड़ी तादाद और सबका मकसद सिर्फ कोन के ग्रुप को हराना नहीं बल्कि उनको बिजी रखना है ताकि असल युद्ध शुरू हो सके। कुछ देर में और सैनिक आ जाते हैं। ये देखकर कोन का ग्रुप पीछे खिसकने लगता है। तभी एरिक का ग्रुप भी वहां पर पहुंच जाता है जिसे संगठन छोड़कर वहां आना पड़ा। वो सब मिलकर उन आर्टिफिशियल योद्धाओं और कमांडर को हरा देते हैं। एरिक और कोन आमने सामने होते हैं पर इस बार वो मान लेते हैं कि युद्ध रोकने के लिए वो साथ में लड़ेंगे। फिर वो दोनों एक कार में बैठकर मैदान की ओर जाते हैं। वहां दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे पर टूटने ही वाली थी कि कोन बीच में कूदकर रोकने की कोशिश करता है। रुको! वो ऐलान करता है कि वो और उसके साथी प्राचीन कबीले से चुने हुए योद्धा है, पर उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। तब राजकुमारी पेरिया टैंकों पर गोलियां चला देती है। ये देखकर सब दहल जाते हैं। जब मंत्री अब भी नहीं मानता तो कोन एल्मा को बुलाता है। इसके बाद एल्मा पूरा आसमानी शहर ही उन सब के ऊपर ले आती है। दोनों फौजें देखकर घबरा जाती है कि शायद ये लोग असल में भगवानों जैसे हैं। ये सब देखकर वहां मौजूद सारे सैनिक डरकर पीछे हटने लगते हैं क्योंकि किसी को भी देवताओं से थोड़ी ना लड़ना है। राजा के सैनिक भी आगे बढ़ना चाहते थे पर भगवानों को देखकर वो भी भाग निकले। वहीं योजना पूरी होने के बाद एरिक की तरफ से एक सुझाव आया कि राजा और मंत्री को कैद करके एक शांति समझौते पर दस्तखत करवाए जाए। इसी बीच विद्रोही संगठन ने देखा कि लड़ाई फेल हो रही है। एरिक ने भी उनका साथ छोड़ दिया पर वो फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना अंतिम हथियार निकाला, एक राक्षस जो देखने में बहुत खतरनाक था लेकिन सिर्फ टॉप से। उसका पूरा का पूरा शरीर तो एक स्टफ टॉय जैसा था, फिर भी वो काफी विशाल था। ये देखकर कोन ने एक बार फिर एल्मा को पुकारा लेकिन एल्मा भी इस राक्षस पर कुछ नहीं कर सकती थी। कोन को लगा कि इस दानव के सामने सब कुछ बेकार है और एरिक और बाकी लोग फिर भी हमले पर उतर गए। कोन ने सुझाव दिया कि उसके पैरों पर वार करो। इधर सब जोर जोर से अटैक के नाम पर चिल्लाने लगे पर राक्षस को खरोच तक ना आई। वो अपना पैर उठाकर सबको कुचलने ही वाला था कि वो चूक गया। फिर उसने सबके ऊपर लार की बौछार कर दी। ये देखकर कोन को लगा कि उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा तो उसने अपने हथियार को लाउड स्पीकर में बदला और राक्षस से बोलने लगा, तुम अपना ही नाम रट रहे हो, क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? इतने बड़े शरीर में अंगूर जितना दिमाग, विद्रोही तुम्हें गुलाम बना रहे हैं जबकि तुम उनसे भी ताकतवर हो। अगर तुम वाकई मजबूत हो तो अपनी मर्जी चलाओ ना कि किसी और की। कोन की निरंतर डांट फटकार सुनकर राक्षस ने माफी मांगी और उसने ये पूछा कि अब वो कैसे क्या करे। इस तरह कोन ने उसे पालतू बना लिया और वो उसके कहे अनुसार चलने लगा। तभी एल्मा प्रकट हुई और बोली कि कोन की मैजिकल एडेप्टेशन इंडेक्स काफी ऊंची है। उसे लगा था कि कोन तलवार भाले से लड़ेगा पर वो ज्यादातर बातें तो जुबान से हल कर रहा है। राजकुमारी समझ गई कि एल्मा भी कोन की इस प्रतिभा से अचंभित है। इधर कोन ने राजा और मंत्री दोनों की गाड़ियां पकड़ ली जिससे उन्होंने जल्दी ही शांति समझौता कर लिया। उधर विद्रोहियों के सिपाही भागने लगे पर एरिक और उसके लोग उन्हें धर दबोचते हैं। इसी के साथ राजा ने जश्न मनाने का फैसला किया क्योंकि संकट अब टल चुका था। इधर फिर राज्य अभिषेक की तैयारी हुई। पकड़े गए विद्रोहियों के लीडर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वहीं आर्टिफिशियल सैनिकों को खेती में लगा दिया गया और मुलायम दानव को कोन ने किसी आइलैंड पर भेज दिया। आखिर में कोन और एरिक के ग्रुप के बीच एक अंतिम लड़ाई बची थी। कोन का ग्रुप मदद को लपका पर एरिक के लोग उन्हें रोककर बोले कि कोन और एरिक आमने सामने लड़े। इधर कहानी में हम आगे देखते हैं कि एरिक की तकनीक अब भी बेहतर थी। वो बदला लेना चाहता था अपने 2 खजूरों का। तभी मारिया ने बीच में बताया कि एरिक ने अपने दोनों अनमोल रतन खो दिए हैं। इस बात को सुन के सब लोग दंग रह गए। मारिया ने बताया कि वो अपना पुराना जेंडर त्यागना चाहती है, इसलिए उसने अपने 2 रतन एरिक को ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया। एरिक को लगा कि ये असंभव है पर एल्मा ने कहा कि वो ये कर सकती है। अब ये सुनकर सभी को हैरानी हुई कि एल्मा ने ऐसी चीजों का अध्ययन क्यों किया, पर किसी को कोई जवाब नहीं मिला। एल्मा ने मारिया के खजूर लेकर एरिक में लगा दिए। इसके साथ ही मारिया ने राहत महसूस की और एरिक को लगा कि अब वो अपनी मंगेतर से शादी कर पाएगा। कौन तो वैसे भी अब लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उसे तो एल्मा के साथ सुहागरात मनानी थी, क्योंकि उसने वादा किया था ना कि तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। लेकिन जब वो सबके सामने रोमांटिक होने लगा तो एल्मा ने कहा कि तुम्हारे प्राइवेट रूम में आऊंगी ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। लेकिन असल में ये एल्मा की चाल थी कोन को टालने की। ये सुनकर कोन ने समझ लिया कि अब घर लौटने का समय आ गया है और साथ ही एल्मा ने उसे वापस लौटा दिया।
लेकिन राजकुमारी पेरिया सही मायने में विदा लेना चाहती थी, तो उसने कोन को दोबारा बुलाया। उसने आते ही कोन को घूंसा मारा कि वो बिना अलविदा कहे जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये देख कोन ने उसे बड़े मजाकी अंदाज में बोला कि तुम 18 साल की हो जाओ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अब ये सुनकर राजकुमारी ने उसे फिर से थप्पड़ लगाया। इसके बाद कोन ने उसे समझाया कि वो अच्छी राजकुमारी बने और लेन, मारिया और पिलपिले को उसकी रक्षा करने को कहा और एरिक और उसके साथियों को दुनिया की रक्षा करने को कहा। आखिरकार कोन अपने पुराने कमरे में लौट आया। वो कुर्सी पर सो रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके कंप्यूटर पर एल्मा के सारे मैसेजेस हैं और राजकुमारी के थप्पड़ का दर्द अब भी उसे अपने गालों पर महसूस हो रहा था। इसके बाद कोन ने अपनी गेमिंग चीजें समेटी और यही सोचा कि बाहर निकलकर मुझे अब सचमुच बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। ऐसे ही मजेदार एनिमे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में।